नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल CSS फन ट्रिक्स में, जहां पर हम गवर्नमेंट एग्जाम और डिपार्टमेंटल एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं थ्रू MCQ। इसमें हम दो चीज़ों का ध्यान रखते हैं। एक, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, यानी कि जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो टॉपिक किस माइंडसेट से लिखा गया है, किस पर्पज से लिखा गया है। अगर वो पता चल जाता है तो क्वेश्चन को समझना ईजी होता है और उस टॉपिक को अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है। दूसरा, हम उसके जो फैक्चुअल पोर्शन होता है यानी कि डेट्स या एनीथिंग एल्स, तो उसको याद रखने के लिए निमोनिक टेक्निक्स पर काम करते हैं, जिससे कि टॉपिक को हम लंबे टाइम तक रिटेन कर सकें और उसके बाद उसे एग्जाम में भी यूटिलाइज कर सकें। आज का हमारा टॉपिक है CSS कंडक्ट रूल्स पार्ट 2। पार्ट 1 आप लोगों ने देख लिया होगा और उसका जो बचा हुआ पोर्शन था वो आज पार्ट 2 में कवर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, गिफ्ट मे बी एक्सेप्टेड ऑन सोशल ओकेजन्स अप टू विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट्स, यानी कि सोशल ओकेजन्स पर कितने अमाउंट तक का गिफ्ट को एक्सेप्ट किया जा सकता है। 1, ₹25,000 फॉर अ ग्रुप ए ऑफिसर, ₹15,000 फॉर ग्रुप बी ऑफिसर, 3, ₹10,000 फॉर ग्रुप सी ऑफिसर। Options are A 1 and 3 only, B 2 only, C 1 and 2 only, and D all of the above. And the right answer is C 1 and 2 only, यानी कि ग्रुप सी के लिए 10,000 वाला जो अमाउंट है ये गलत है। एक बार देख लेते हैं। गिफ्ट रूल 30 के अंदर 13 के अंदर आता है, हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी देखा था। एक बार से याद करने की ट्रिक देख लेते हैं। नंबर 13 इज इनऑस्पिशियस फॉर इंडियंस। हमें सबको पता है कि 13 नंबर जो होता है हम लोगों के लिए अशुभ होता है। सिमिलरली गिफ्ट एक्सेप्ट करना भी इनऑस्पिशियस होता है गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए। अगर आपने गिफ्ट को एक्सेप्ट किया एक लिमिट से ज़्यादा तो आपके लिए इनऑस्पिशियस हो जाएगा, यानी आपके लिए अशुभ हो जाएगा, आपकी नौकरी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसलिए एक लिमिट से ज़्यादा गिफ्ट को एक्सेप्ट करना रूल्स के बियॉन्ड आपके लिए अशुभ है। तो रूल 13 को हम गिफ्ट से ऐसे रिलेट करेंगे। अब देख लेते हैं एक बार। ऑन सोशल ओकेजन्स लाइक वेडिंग, फेस्टिवल्स, एनिवर्सरी एटसेट्रा वेयर प्रेजेंटिंग अ गिफ्ट इज रिकॉग्नाइज एज प्रैक्टिस इन सोसाइटी, यानी कि शादी, त्यौहार या एनिवर्सरी जहाँ पर गिफ्ट एक दूसरे को लेना देना हमारी इंडियन सोसाइटी में प्रैक्टिस है। अ गवर्नमेंट सर्वेंट मे एक्सेप्ट गिफ्ट फ्रॉम हिज नियर रिलेटिव्स और फ्रॉम पर्सनल फ्रेंड्स हैविंग नो ऑफिशियल डीलिंग्स, यानी कि आपके जो रिलेटिव्स हैं या आपके पर्सनल फ्रेंड्स हैं उनसे आप, जिनसे आपकी ऑफिशियल डीलिंग नहीं है, उनसे आप गिफ्ट को एक्सेप्ट कर सकते हो। गवर्नमेंट सर्वेंट शैल हैव टू मेक अ रिपोर्ट टू द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी इफ द वैल्यू ऑफ गिफ्ट एक्सीड द फॉलोइंग: ग्रुप ए 25,000, ग्रुप बी 15,000 एंड ग्रुप सी 77,500 रुपीज़। यानी कि ग्रुप ए के लिए अगर अमाउंट जो है गिफ्ट का वो 25,000 रुपये से ऊपर है, ग्रुप बी के लिए 15,000 से ऊपर है और ग्रुप सी के लिए 7,500 से ऊपर है, तो आपको आपकी जो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी है उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर कोई परमिशन नहीं लेनी है, कुछ नहीं लेना। सोशल ओकेजन है, सिंपल त्यौहार है या आपकी शादी की एनिवर्सरी है, आपको रिलेटिव्स ने गिफ्ट दिए, ठीक है। आप सपोज एक ग्रुप ए ऑफिसर हो, आपको गिफ्ट मिलता है 30,000 रुपये का, आपको परमिशन कुछ नहीं लेनी है, लेकिन आपको आपकी जो अथॉरिटी है उसको एक रिपोर्ट करना पड़ेगा। In all other cases, prior sanction is required if the value of the gift exceeds the following. अगर अदर केसेस हैं और गिफ्ट जो है ग्रुप ए एंड बी के लिए 5,000 और ग्रुप सी के लिए 2,000 रुपीज़ इस अमाउंट को एक्सीड करता है, तो आपको प्रायर जो है परमिशन लेनी पड़ेगी। प्रायर सैंक्शन जो है वो अथॉरिटी से लेना पड़ेगा। यानी आप गिफ्ट लेने जा रहे हो, किसी ने कोई आपको ऑफर करता है तो आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद ये गिफ्ट आप एक्सेप्ट कर सकते हो अगर ओकेजन्स नहीं है तो। इन ऑल अदर केसेस, जो हमने वर्ड यूज़ किया था यहाँ पर इन ऑल अदर केसेस, उसका मतलब क्या है? इन ऑल अदर केसेस का मतलब एक्चुअली हमारे यहाँ पर दो तरह की ओकेजन्स होती हैं। कस्टमरी सोशल ओकेजन्स होती हैं, नॉन कस्टमरी सोशल ओकेजन्स होती हैं। कस्टमरी यानी कि नॉर्मल ओकेजन्स आती रहती हैं, बर्थडे वगैरह कुछ भी, तो उसमें क्या होता है, स्ट्रेंजर से ले सकते हो, नियर रिलेटिव से, पर्सनल फ्रेंड से ले सकते हो ऑफिशियल डीलिंग्स, क्योंकि कस्टम है। कस्टमरी ओकेजन्स है, कोई ऐसा त्यौहार है जहाँ पर गिफ्ट लेना देना है, एक परंपरा का हिस्सा है हमारी का, तो आप किसी से भी ले सकते हो जिससे आपकी ऑफिशियल डीलिंग है। नॉन कस्टमरी ओकेजन्स है तो आप स्ट्रेंजर से, पर्सनल फ्रेंड्स हैविंग ऑफिशियल डीलिंग्स एंड पर्सनल फ्रेंड्स हैविंग नो ऑफिशियल डीलिंग आप ले सकते हो, और नियर रिलेटिव से ले सकते हो नॉन कस्टमरी ओकेजन्स के लिए। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट गिफ्ट इज करेक्ट इफ द फॉरेन पार्टी इज इन्वॉल्व? अगर फॉरेन पार्टी इन्वॉल्व है तो आप गिफ्ट किस किस से एक्सेप्ट कर सकते हो। 1, गिफ्ट मे बी रिसीव फ्रॉम फॉरेन डिग्निटरीज। 2, no acceptance of any gift from any foreign firm which is contracting with Indian government. Options are A1 only, B2 only, C1 and 2 both, and D none of the above. And the right answer is C1 and 2 both. एक बार देख लेते हैं।
रूल नंबर 13 गिफ्ट हमें पता है, अ गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज मेंबर ऑफ इंडियन डेलीगेशन, यानी इंडियन डेलीगेशन का पार्ट है, जो बाहर के लोगों से डील करता है, मे रिसीव एंड रिटेन द गिफ्ट्स रिसीव फ्रॉम फॉरेन डिग्निटरीज, किसी फॉरेन डिग्निटरी से गिफ्ट को रिसीव कर सकता है। द प्रोविजन ऑफ FCRA वुड अप्लाई, अब FCRA का रूल प्रोविजंस जो है वो अप्लाई होंगे। FCRA क्या होता है? फॉरेन क्रेडिट रेगुलेटिंग अथॉरिटी, यानी फॉरेन से आप कुछ भी पैसा लेते हो, किसी भी फॉर्म में लेते हो, तो FCRA में चेक किया जाएगा कि ये फॉरेन फंडिंग तो नहीं है, क्या ये गलत तरीके से तो नहीं है, या ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस तो नहीं है, कोई ऐसी एक्टिविटी तो नहीं है। तो FCRA के अलग रूल्स होते हैं। इवन NGOs वगैरह भी जो पैसा लेते हैं बाहर से, वो भी FCRA के नॉर्म्स को फुलफिल करते हैं। तो अगर आप फॉरेन डिग्निटरी से कोई पैसा वगैरह लेते हो, कोई गिफ्ट वगैरह लेते हो, तो FCRA नॉर्म्स अप्लाई करेंगे। द गवर्नमेंट सर्वेंट शैल नॉट एक्सेप्ट एनी गिफ्ट फ्रॉम फॉरेन फर्म विच इज ईदर कॉन्ट्रैक्टिंग विद इंडियन गवर्नमेंट और वन विद विच गवर्नमेंट सर्वेंट इज लाइकली टू हैव ऑफिशियल डीलिंग्स। गवर्नमेंट सर्वेंट जो है गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा फॉरेन फर्म से जिसका कॉन्ट्रैक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, या फिर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ कोई डीलिंग है, ऑफिशियल डीलिंग करता है, उसके साथ नहीं करेगा। कुल मिला के ये कि अगर आप फॉरेन डेलीगेशन का पार्ट हो, आपके हो सकता है कुछ फ्रेंड्स वगैरह हो जो आपको गिफ्ट देना चाहें फॉरेन में भी, क्योंकि गिफ्ट का ट्रेंड तो वहाँ भी चलता है, तो हो सकता है आपको गिफ्ट देना चाहें, तो वो गिफ्ट दे सकते हैं। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट को डीएस्टेबलाइज करने के लिए या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की कोई कंडीशन लगाने के लिए या उससे कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए और पैसे को जो है मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू भेजने के लिए, वो FCRA को अवॉइड करने के लिए जो है गवर्नमेंट सर्वेंट को गिफ्ट दे रहे हो, तो वो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए FCRA अप्लाई किया जाएगा, बाकी वो गिफ्ट ले सकता है। बट अगर कोई फर्म है जो कि कॉन्ट्रैक्ट कर रही है भारत सरकार के साथ, या फिर वो फ्यूचर में कोई ऑफिशियल डीलिंग कर सकती है या गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ कोई ऑफिशियल डीलिंग करती है, तो फिर तो वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। Question number 3. Which of the following statement about gift is correct? 1. A farewell entertainment of a substantially private and informal character is permitted on the eve of retirement. 2. If membership of a foreign book club entitles a government servant to receive books as the gift, it will be governed by Rule 13. 3. Acceptance of invitation for inaugural flights offered by an airline by a government servant does not amount to a gift. Options are A1 and 3 only, B2 and 3 only, C1 and 2 both, and D all of the above. And the right answer is D all of the above. एक बार देख लेते हैं। गिफ्ट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, a farewell entertainment of substantially private and informal character is permitted on the eve of retirement or transfer. अगर आपका ट्रांसफ़र होता है या आपका रिटायरमेंट होता है, तो उस टाइम पर एक फेयरवेल एंटरटेनमेंट किया जाता है इनफॉर्मल कैरेक्टर का, कोई ऑफिशियल उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो वो आपके लिए अलाउ है। एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट्स ऑन फॉर्मल ओकेजन्स विद सबऑर्डिनेट्स, यानी नो सैंक्शन इज नेसेसरी फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट फ्रॉम सबऑर्डिनेट्स, यानी कि सबऑर्डिनेट से एक्सेप्ट करने पर नहीं है ऑन फॉर्मल ओकेजन्स। फॉर्मल ओकेजन्स इफ द मॉनेटरी लिमिट्स स्पेसिफाइड इन द रूल्स आर नॉट एक्सीडेड, लिमिट के अंदर अगर आप लेते हो, तो मतलब फॉर्मल ओकेजन से आपकी बेटे का बर्थडे है या आपकी शादी की सालगिरह है, कुछ भी है, उस केस में आपके सबऑर्डिनेट्स भी आपको गिफ्ट देंगे, आते हैं, वो पार्टी एंजॉय करते हैं और आपको कुछ गिफ्ट देते हैं, ठीक है। तो फॉर्मल ओकेजन्स पर आपके सबऑर्डिनेट आपको गिफ्ट अगर देते हैं तो वो आपको अलाउ है, ठीक है। लेकिन मॉनेटरी जो रूल्स हैं कि आप ग्रुप ए के लिए 25,000, ग्रुप बी के लिए 15,000, वो रूल्स वहाँ पर भी अप्लाई करते हैं, क्योंकि आप गिफ्ट जो ले रहे हो वो एज ए सोसाइटी के पार्ट ले रहे हो, वो सबऑर्डिनेट हैं आपके कलीग्स के तौर पर नहीं दे रहे हैं, वो आपको आपके जानने वालों के तौर पर दे रहे हैं, तो वहाँ पे आप ले सकते हो, क्योंकि फॉर्मल ओकेजन्स आपको अलाउ करती है। फॉरेन बुक क्लब, अ गवर्नमेंट सर्वेंट शुड ऑब्टेन प्रायर परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट बिफोर ही बिकम्स अ मेंबर ऑफ फॉरेन बुक क्लब। अगर आप किसी फॉरेन बुक क्लब का मेंबर बनते हो तो आपको पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परमिशन लेनी पड़ेगी। इफ मेंबरशिप ऑफ अ फॉरेन बुक क्लब एंटाइटल्स द गवर्नमेंट सर्वेंट टू रिसीव बुक्स एटसेट्रा बाय वे ऑफ गिफ्ट, द क्वेश्चन ऑफ एक्सेप्टेंस विल बी गवर्न बाय रूल 13। अब फॉरेन बुक क्लब जो है वो आपको कोई बुक गिफ्ट करता है, तो उस गिफ्ट को आप रिसीव करोगे तो क्वेश्चन ऑफ एक्सेप्टेंस विल बी गवर्न बाय रूल 13, यानी कि रूल 13 आपको परमिशन देता है, यानी कि बुक की जो वैल्यू है वो लिमिट के अंदर है कि नहीं, उन सब चीज़ों को काउंट करते हुए ही आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो। आप ऐसे ही कोई गिफ्ट नहीं ले सकते हो, रूल 13 वहाँ पर भी अप्लाई करेगा, इवन अगर आप बुक भी लेते हो। ये क्वेश्चन बहुत फंसाता है एग्जाम में, लोग सोचते हैं बुक तो पढ़ने की चीज़ है, वो तो कोई दे रहा है, काइंड में दे रहा है, कोई मॉनेटरी तो उसमें है नहीं, लेकिन नहीं, यहाँ पर भी रूल 13 अप्लाई करता है।
Inaugural flights. Acceptance of invitation for inaugural flights offered by Indian Airlines or foreign airlines by government servants or by the members of his family amounts to gift. अगर कोई एयरलाइंस जो है आपको इनाग्रल फ्लाइट्स की स्टार्ट हुआ तो उसमें आपको गिफ्ट के तौर पर आपको इनाग्रल फ्लाइट्स में कहीं भेज रही है, तो अगर ऐसा होता है उस गवर्नमेंट सर्वेंट को या उसके फैमिली मेम्बर्स को, वो भी गिफ्ट की कैटेगरी में आएगा और इसके लिए प्रायर सैंक्शन आपको लेना पड़ेगा। क्योंकि लोग कहते हैं कि चलो सपोज आप सिविल एविएशन डिपार्टमेंट में हो, नई एयरलाइंस आई है मार्केट में और वो इनाग्रल फ्लाइट दे रही है, तो आपके सारे स्टाफ को वो घुमा रही है कहीं पे भी, तो वो आपको गिफ्ट की कैटेगरी में ट्रीट किया जाएगा और आपको भी प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी। द एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री इज कॉम्पिटेंट टू ग्रांट परमिशन इन ऑल केसेस। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन शुड बी कंसल्टेड। अब इस केस में अगर आपको इनॉग्रल फ्लाइट मिलती है तो आपकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री है, सपोज आप MHA में हो, MHA की आपको परमिशन लेनी पड़ेगी और MHA जो है वो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के साथ कंसल्ट करेगी। अगर वो कंसल्टेशन उसने कंकरेंस दे दिया तभी आप जा सकते हो। इन केसेस ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, यानी कि जो IAS IPS होते हैं, इनके लिए ऑफिसर शुड बी रेफर्ड टू एज AIS डिवीजन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। यानी कि ऑल इंडिया सर्विस डिवीजन होती है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की, वहाँ पर रेफर होना चाहिए। हु विल डिसाइड द केसेस इन कंसल्टेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। और जो AIS डिवीजन है MHA की, वो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के साथ कंसल्ट करेगी। अब इसको सिंप्लीफाई करके समझें तो ऑल इंडिया सर्विस, अगर कोई IAS है तो सिंपल सी बात है कि IAS को गिफ्ट के थ्रू लोग उसको अपनी तरफ मिलाने के लिए, ल्योर करने के लिए, उस ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर से कुछ बेनिफिट लेने के लिए, उससे रिलेशंस बनाने के लिए लोग उसको गिफ्ट करते हैं। तो हो सकता है कि उस कंडीशन में ऐसा कुछ हो कि ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर है, उसको गिफ्ट दिया जा रहा है और फ्यूचर में उसको यूज़ किया जाए, एक्सप्लोट किया जाए उस जो फेवर है उसको। तो इसलिए उसमें MHA का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, क्योंकि MHA की बहुत ज़रूरत है, इंटरनल सिक्योरिटी का पार्ट MHA देखता है। तो उसके बाद क्या होगा, वो मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री की ऑल इंडिया सर्विस डिवीजन को भेजा जाएगा और ऑल इंडिया सर्विस डिवीजन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से कंकरेंस लेगी। अगर नॉर्मल केस होगा तो क्या होगा, हम सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की से कंकरेंस ले लेंगे, लेकिन क्योंकि वो ऑल इंडिया सर्विस का मामला है, वो IAS IPS है, प्रीमियम सर्विसेज है, तो इस केस में उसको हम पहले MHA भेजेंगे। MHA उसमें पहले ये एंगल देखेगा कि इसका कोई जो फ्यूचर में जो एयरलाइंस डील कर रहा है उसके साथ कोई बेनिफिट तो नहीं ले सकता। जब वो कंफर्म हो जाएंगे फिर वो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के पास प्रपोजल भेजेंगे, वहाँ से उस प्रपोजल को एक्सेप्ट हो जाएगा, उसके बाद वो एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री को कन्वे करेंगे और उसके बाद उसको परमिशन दी जाएगी। प्रोसीजर, ओनली ऑफिसर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सिविल एविएशन आर अलाउड टू एक्सेप्ट द इन्विटेशन। कौन से डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स एक्सेप्ट कर सकते हैं, सिविल एविएशन के। फैमिलीज आर नॉट परमिटेड, एवरी सच केस शुड बी अप्रूव्ड बाय मिनिस्टर कंसर्न। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बाद में उसमें डिसीजन दे दिया कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के लोग ही ले सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है उसको इनॉग्रल फ्लाइट जो है वो एयर एशिया क्यों देगी कम्युनिकेशन को, वो देगा तो सिर्फ अब जिनके साथ वो डील करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को देगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि ऐसी कोई केसेस होगा तो सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ही सिर्फ जो है उसके एम्प्लॉयज़ ही एक्सेप्ट कर सकते हैं, फैमिलीज बिल्कुल भी नहीं। और एवरी सच केस शुड बी अप्रूव्ड बाय मिनिस्टर कंसर्न। ये जो प्रपोजल चलेगा वो मिनिस्टर तक जाएगा, आप सेक्रेटरी लेवल पे उसको मेंटेन नहीं कर सकते हो। 5. Which of the following statement about dowry is correct? 1. It is a pecuniary advantage by one party to the marriage to the other party at the time of marriage. 2. It does not cover any pecuniary advantage by one party to the other before or after the marriage. 3. Dowry is no longer treated as customary gift from near relatives. Options are A1 and 3 only, B2 and 3 only, C1 and 2 both, and D all of the above. And the right answer is D all of the above, यानी सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। एक बार देख लेते हैं। रूल 13A डॉरी। अब इसको याद कैसे रखेंगे, नंबर 13 हमने याद किया था इनऑस्पिशियस फॉर इंडियन, ठीक है। 13A यानी कि अहेड, एक स्टेप और आगे बढ़ के 13 में ही, और यानी ये और ज़्यादा इनऑस्पिशियस हो जाएगा। हैंस डॉरी लेना गिफ्ट एक्सेप्ट करने से भी ज़्यादा इनऑस्पिशियस है गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए। अगर वो डॉरी लेता है तो उसको गिफ्ट से भी ज़्यादा पेनल्टीज लग सकती हैं, उसके लिए और ज़्यादा अशुभ हो जाएगा, उसकी सर्विस को और ज़्यादा खतरा हो जाएगा, क्योंकि 13A है, ये एक स्टेप अहेड चला गया है गिफ्ट से, तो ये अहेड वाला केस इसमें आ जाएगा। डॉरी मीन्स एनी पेक्यूनरी एडवांटेज बी इट प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटीज गिवन और एग्रीड टू बी
गिवन। यानी क्या होता है, पेक्यूनरी एडवांटेज है, इसमें प्रॉपर्टी भी हो सकती है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी भी हो सकती है, गिवन और एग्रीड टू बी गिवन, यानी कि हम बाद में दे देंगे, ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय वन पार्टी टू द मैरिज टू द अदर पार्टी। ठीक है, मैरिज में एक पार्टी दूसरी पार्टी को देती है, बाय और बाय ईदर ऑफ द पेरेंट्स ऑफ वन पार्टी टू अनदर पार्टी, यानी कि पेरेंट्स भी देते हैं एक पार्टी के, यानी या तो पार्टी खुद देती है या फिर पार्टी के पेरेंट्स देते हैं, यानी कि ये लड़की लड़के को देती है या फिर लड़की के माँ बाप लड़के के माँ बाप को भी देते हैं, तब भी एट द टाइम ऑफ मैरिज और बिफोर और आफ्टर द मैरिज एज कंसिडरेशन ऑफ द मैरिज। यानी कंसिडरेशन का मतलब ये शादी की कंडीशन है, इस कंडीशन के बिना शादी नहीं होगी। ठीक है, अगर वो होता है या तो लड़की देती है लड़के को या लड़की के माँ बाप देते हैं एट द टाइम ऑफ मैरिज और बिफोर और आफ्टर, शादी पर, शादी से पहले या शादी के बाद। अगर वो शादी की कंसिडरेशन है यानी कि शादी की कंडीशन है तो शादी से पहले दें या बाद में दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि डॉरी विल कंसिडर एट द टाइम ऑफ मैरिज बट नॉट आफ्टर द मैरिज या नॉट बिफोर द मैरिज। नहीं, अगर वो कंसिडरेशन है शादी की तो वो शादी से पहले हो या बाद में हो, कभी भी हो, वो शादी की कंडीशन मानी जाएगी और वो डॉरी में ट्रीट होगा। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, पार्टी खुद दे या पेरेंट्स दे, गिवन और एग्री टू बी गिवन। ठीक है, प्रॉपर्टी हो सकती है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी, कुछ भी होगा वो सब डॉर ही कंडीशन में आएगा। अब क्या इंक्लूड नहीं करता, इट डज नॉट इंक्लूड डॉर और मेहर इन द केस ऑफ पर्संस टू होम द मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत अप्लाइज। अगर डॉर या मेहर, मुस्लिम्स में शादी के टाइम पे मेहर दिया जाता है, अगर वो मेहर है तो वो आपको डॉरी में ट्रीट नहीं किया जाएगा क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ यानी शरीयत में वो अलाउ है। तो यहाँ पर शरीयत अप्लाई हो जाएगा, वहाँ पर डॉर या मेहर जो दिया जाएगा वो डॉरी की कंडीशन में नहीं आएगा। श्रीधनम अमंग क्रिश्चियंस फॉल्स विद इन द डेफिनेशन ऑफ डॉरी। क्रिश्चियंस में भी एक दहेज की एक प्रथा चलती है जिसको श्रीधनम बोला जाता है, तो उसको जो है डॉरी में ही ट्रीट किया जाएगा। यानी क्रिश्चियन जो श्रीधनम देते हैं वो आपका डॉरी है, लेकिन मुस्लिम्स में जो मेहर दिया जाएगा वहाँ पर शरीयत के लॉ अप्लाई होते हैं तो वो डॉरी की डेफिनेशन में नहीं आ जाएगा। तो ये याद रखना है कि क्या क्या होता है, मुस्लिम्स वाला जो है वो डॉरी में नहीं आता लेकिन क्रिश्चियंस वाला आएगा। डॉरी इज नो लॉन्गर ट्रीटेड एज कस्टमरी गिफ्ट। ठीक है, अब कोई ये बोल सकता है तो कस्टमरी गिफ्ट है। कस्टमरी गिफ्ट का मतलब हमने क्या देखा था कि कोई ऐसा गिफ्ट जो कि किसी ओकेजन्स पे दिया जाए। तो जी शादी की ओकेजन से लड़की वाले के माँ बाप जो है लड़के के माँ बाप को दे रहे हैं तो वो कस्टमरी गिफ्ट है। तो बोल सकते हैं कस्टमरी गिफ्ट दिया जा सकता है कि नहीं, इसको कस्टमरी गिफ्ट में ट्रीट नहीं किया जा सकता। ठीक है, और इसको देना या एक्सेप्ट करना वो डिसिप्लिनरी प्रोविजंस उस पर सारे के सारे अप्लाई किए जाए। Therefore, no government servant shall take or give or abet taking or giving dowry or demand either directly or indirectly from the parent or guardian of a bride or bridegroom any dowry. No government servant shall take or give, ना तो लेगा ना देगा, टेकिंग और गिविंग या इसको एनकरेज करेगा, टेकिंग और गिविंग और डिमांड इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द पेरेंट और गार्जियन और ब्राइड और ब्राइड ग्रूम एनी डॉरी, यानी कि लड़की की तरफ से लड़की की तरफ से दोनों इसमें इंक्लूड है। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6, कंसीडर द बिलो स्टेटमेंट। 1. नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल अटेंड एनी मीटिंग और एंटरटेनमेंट हेल्ड इन हिज ऑनर विदाउट प्रीवियस सैंक्शन। 2. इट डज नॉट इवन अलाउ फेयरवेल एंटरटेनमेंट ऑफ सब्सटेंशियली प्राइवेट एंड इनफॉर्मल कैरेक्टर ऑन द ओकेजन ऑफ हिज रिटायरमेंट। ऑप्शन आर, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग रूल 14 अंडर CCS कंडक्ट रूल 1964। यानी कि ऊपर के स्टेटमेंट जो है वो रूल 14 उनमें किस किस पे अप्लाई होता है। ऑप्शन आर A 1 ओनली, B 2 ओनली, C 1 and 2 बोथ, D नन ऑफ द अबव एंड द राइट आंसर इज A 1 ओनली। यानी कि इट डज नॉट इवन अलाउ फेयरवेल एंटरटेनमेंट ऑफ सब्सटेंशियली प्राइवेट एंड इनफॉर्मल कैरेक्टर ऑन द ओकेजन ऑफ हिज रिटायरमेंट इज गलत, यानी कि अलाउ किया जा सकता है। एक बार देख लेते हैं। रूल 14, पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन इन ऑनर ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। ठीक है, तो यानी ये बोलता है कि पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन आप गवर्नमेंट सर्वेंट के ऑनर में नहीं कर सकते हो कि किसी गवर्नमेंट सर्वेंट, जैसे पॉलिटिशियंस का होता है उनका ऑनर किया जाता है, वो आते हैं, माला पहनाई जाती हैं, ऐसे आप किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन नहीं कर सकते, उसको हीरो नहीं बना सकते, क्योंकि वो पब्लिक सर्वेंट जो है वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम कर रहा है, वो कोई अपनी कैपेसिटी में कुछ नहीं कर रहा है, ये उसकी ड्यूटीज़ का पार्ट है, तो उसको इस तरह से आप ऑनर नहीं कर सकते हो। इसको याद कैसे रखेगा, 14 नवंबर किसका जन्मदिन है, हमारे पहले PM पंडित नेहरू का, तो हमें याद रखना है 14th रूल जो है बर्थडे है पंडित नेहरू का,
उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सार्वजनिक प्रदर्शन, पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन भी किया और पीएम बनकर ऑनर भी मिला उनको। तो दोनों चीज़ें मिली। तो 14 नवंबर इज़ द बर्थडे ऑफ फर्स्ट पीएम नेहरू। उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन भी किया और पीएम बन के ऑनर भी मिला, यानी कि उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन भी किया और ऑनर भी किया। तो अब कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया कि पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन हमने क्यों गवर्नमेंट सर्वेंट को मना किया जाता है, क्योंकि वो अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में काम कर रहा है, उसको हीरो नहीं बनाना है, ठीक है, उसको कोई रिकॉग्निशन नहीं देनी है। तो ये तो उसका पर्पस हुआ। और उसको याद कैसे रखेंगे, 14 नंबर से। 14 नवंबर हमारे पंडित नेहरू का जन्मदिन है, फर्स्ट पीएम का, और उन्होंने पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन भी किया था और उनको ऑनर भी मिला। तो ये उससे कवर हो जाएगा। अब एक बार देख लेते हैं। नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल एक्सेप्ट विद प्रीवियस सैंक्शन रिसीव एनी कॉम्प्लीमेंट्री और वैलिडिक्टरी एड्रेस और एक्सेप्ट एनी टेस्टिमोनियल और अटेंड एनी मीटिंग और एंटरटेनमेंट हेल्ड इन हिज ऑनर और इन ऑनर ऑफ एनी अदर गवर्नमेंट सर्वेंट। गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो प्रीवियस सैंक्शन के बिना ना तो कोई कॉम्प्लीमेंट्री और वैलिडिक्टरी एड्रेस रिसीव किया करेगा उसके सम्मान में, एक्सेप्ट एनी टेस्टिमोनियल भी रिसीव नहीं करेगा, कोई मीटिंग अटेंड नहीं करेगा, कोई एंटरटेनमेंट प्रोग्राम हो रहा है, ठीक है, उसे भी रिसीव नहीं करेगा, हिज ऑनर और इन ऑनर ऑफ एनी अदर गवर्नमेंट सर्वेंट, दूसरे गवर्नमेंट सर्वेंट के ऑनर में उसको अटेंड भी नहीं करेगा। दिस शैल नॉट अप्लाई टू, कहाँ का अप्लाई नहीं करेगा, अ फेयरवेल एंटरटेनमेंट ऑफ सब्सटेंशियली प्राइवेट एंड इनफॉर्मल कैरेक्टर हेल्ड इन ऑनर ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन द ओकेजन ऑफ हिज रिटायरमेंट और ट्रांसफर और एनी पर्सन हु हैज रिसेंटली क्विट द सर्विस। अब रिटायरमेंट के टाइम पर एक छोटा सा फंक्शन किया जाता है, उनके एम्प्लॉयज़ कर रहे हैं या फिर लोग जो है कहते हैं माला डालते हैं जब रिटायरमेंट होता है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और उनको सम्मान दिया जाता है, ये अलाउ है। या फिर रिटायरमेंट किया जाता है, किसी ऑफिसर ने किसी जगह पे बहुत अच्छी ड्यूटी की, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, कई बार हम लोगों ने देखा वहाँ के असम के डीएम है या कहीं और के डीएम है, जब उनका ट्रांसफ़र होता है तो लोग उनका बड़ा सम्मान करते हैं कि उन्होंने अपनी सर्विस बहुत अच्छे से की। तो ये अलाउ है, ये प्राइवेट और इनफॉर्मल कैरेक्टर का है, इसका ऑफिशियल डीलिंग से कोई लेना देना नहीं है। लोगों ने उनको सम्मानित किया उनके काम के लिए और अब वो यहाँ से जा रहे हैं, तो अब उनसे वो कोई फेवर भी नहीं ले सकते, या तो वो रिटायर हो रहे हैं सर्विस से या फिर वो ट्रांसफर हो रहे हैं, तो उनसे कोई फेवर भी नहीं लिया जा सकता। तो उस केस में जो है अलाउ किया जा सकता है। द एक्सेप्टेंस ऑफ सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव एंटरटेनमेंट अरेंज बाय पब्लिक बॉडीज और इंस्टीट्यूशंस। पब्लिक बॉडी कोई है वो उनके लिए इनएक्सपेंसिव और सिंपल एंटरटेनमेंट कर दे। कोई मान लो स्कॉलर है, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट, उनके लिए सम्मान कर रही है कोई पब्लिक बॉडीज़, कोई इंस्टीट्यूट है, कोई मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, उनको बुलाते हैं, उनका सम्मान करता है कि इन्होंने हमारे कॉलेज से पढ़े, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, इन्होंने बहुत अच्छी स्टूडेंट रहे हैं। स्टूडेंट्स मोटिवेट होते हैं उनसे, उनको देख के, करंट स्टूडेंट्स, कि आप भी इनकी तरह बनिए, देखिए कितने महान बनोगे। तो ये इनएक्सपेंसिव है, ठीक है, ये छोटा सा प्रोग्राम है, ये अलाउ किया जा सकता है, इसका ऑफिशियल डीलिंग से कोई कनेक्शन नहीं होता है क्योंकि। क्वेश्चन नंबर 7, प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज। में कौन सी एक्टिविटीज को का चालू रखने के लिए प्रीवियस सैंक्शन की जरूरत होती है। 1, एंगेज इन एनी प्राइवेट ट्रेड और बिजनेस। 2, कैनवास फॉर बिजनेस ऑफ इंश्योरेंस एजेंसी, कमीशन एजेंसी मैनेज्ड बाई any family member. 3, take part in his private capacity in management of any company or cooperative society for commercial purposes. Options are A1 and 3 only, B2 and 3 only, C1 and 2 only, D all of the above, and the right answer is D all of the above, यानी सारे स्टेटमेंट सही हैं। एक बार देख लेते हैं। रूल 15, प्राइवेट ट्रेड और एम्प्लॉयमेंट। तो अब इसमें क्या होता है, 15 को हम कैसे याद रखेंगे, 15 और 15 एक को अभी याद कर लेते हैं, दोनों को एक साथ ही। 15 में आता है काम धंधा, यानी कि प्राइवेट ट्रेड और एम्प्लॉयमेंट की बात हो गई, और 15A में आएगा घर मकान, वो से हम 15A में देखेंगे घर मकान क्या होता है। तो याद रखना, काम धंधा करेगा इंसान तो उसके बाद उसे घर और मकान की जरूरत पड़ती है। तो 15 में काम धंधा हो जाएगा और 15A में आपका हो जाएगा घर मकान। तो ये हो गया हमारा याद करने की ट्रिक। अब प्राइवेट ट्रेड होता क्या है, इसके लिए पहले हम FR11 को देख सकते हैं, क्योंकि हमने 11 को देखा हुआ था FRSR वाली सीरीज में, एक बार फिर से देख लेते हैं। होल टाइम ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट इज एट द डिस्पोजल ऑफ गवर्नमेंट एंड इट कैन यूटिलाइज हिज सर्विस इन एनी मैनर इट डिजायर्स। यानी गवर्नमेंट सर्वेंट का पूरा जो टाइम होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डिस्पोजल पर होता है। गवर्नमेंट उसे चाहे जिस काम के लिए जिस मैनर में जहाँ पोस्ट कर सकता है। गवर्नमेंट सर्वेंट ये नहीं बोल सकता कि मैं गवर्नमेंट टीचर ये नहीं बोल सकता कि मैं सिर्फ टीचिंग के लिए हूँ, गवर्नमेंट चाहेगी कहीं और भी उसको लगा सकती है। और ये हमने कोविड के टाइम पर देखा, कोविड के टाइम पर डॉक्टर्स के लंबे शेड्यूल्स करने पड़े, उनके नॉर्मल टाइमिंग के बियॉन्ड भी करना पड़ा, टीचर्स को सर्वे करना पड़ा जो कि उनका काम नहीं था, तो गवर्नमेंट उसे कहीं भी लगा सकती है। FR11 का पार्ट है। FR11 हमने कैसे याद किया था कि 11 नंबर की गाड़ी पर खड़े हो जाए, यानी 11 नंबर यानी पैरों पर खड़े रहे। गवर्नमेंट सर्वेंट की ड्यूटी है
24 आवर्स अपने पैरों पे खड़े रहना, और जो भी आप काम आपको सौंपा जाए उसके लिए तैयार रहें, यानी जो भी काम आपको मिलता है उसके लिए रेडी रहें। आप ये नहीं कह सकते ये मेरी ऑफिशियल डीलिंग का पार्ट नहीं है। प्राइवेट में आपकी एक प्रोफाइल होती है, इस प्रोफाइल की ड्यूटीज अलाइन होती हैं आपके साथ, उन ड्यूटीज़ को ही आप परफॉर्म करते, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपको कुछ किसी भी काम के लिए कहीं भी अपॉइंट किया जा सकता है। तो ये तो हुई रूल FR11 की बात। FR11 को ही जो है 15 से हम रिलेट करते हैं। दिस इज बाय अ नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन हैव बीन इम्पोज्ड ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट्स थ्रू कंडक्ट रूल्स। अब इसीलिए जो है गवर्नमेंट सर्वेंट पे FR11 अफेक्ट ना हो, उसके ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, इसलिए हमने FR11 को देखा था। क्योंकि FR15 जो रूल 15 है हमारा कंडक्ट रूल का, वो FR11 को ही इन्फोर्स करने के लिए चालू होता है। तो क्या क्या रूल्स है? नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल एक्सेप्ट विद प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इंगेज इन एनी प्राइवेट ट्रेड और बिजनेस। कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट कोई प्राइवेट ट्रेड या बिजनेस करता है उसके लिए पहले सैंक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि उसका टाइम तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। आपको 24 घंटे के लिए गवर्नमेंट इंडिया का एम्प्लॉई है, अगर आप उस टाइम में कुछ और कर रहे हो तो आपको भारत सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी। नेगोशिएट फॉर और अंडरटेक एनी अदर एम्प्लॉयमेंट, अगर दूसरे एम्प्लॉयमेंट के लिए बातचीत चल रही है, नेगोशिएट कर रहे हो, उस केस में भी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल एक्सेप्ट विद प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, कौन कौन सा चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा विदाउट प्रीवियस सैंक्शन? होल्ड एन इलेक्टिव ऑफिस इन एनी बॉडी और कैनवास फॉर अ कैंडिडेट इन सच इलेक्शन, कोई भी इलेक्टिव बॉडी होती है उसमें पार्ट नहीं करेगा, और कैनवास भी नहीं करेगा। कोई इलेक्टिव ऑफिस के लिए कोई कैंडिडेट इलेक्शन में है उसके लिए कैनवासिंग भी नहीं करेगा। कैनवास फॉर बिजनेस ऑफ इंश्योरेंस एजेंसी, कमीशन एजेंसी एटसेट्रा ओन्ड और मैनेज बाई एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली, क्योंकि गवर्नमेंट सर्वेंट तो किसी का मेंबर बन ही नहीं सकता पहली बात, ठीक है। उसके बाद क्या आता है कि कोई इंश्योरेंस एजेंट है, कोई उनका फैमिली मेंबर जो है, या कमीशन एजेंट है, म्यूचुअल फंड बेचता है, सेल करता है, वो उनके लिए जो है कैनवासिंग कर रहा है कि आप ले लो, बहुत अच्छा स्कीम है, इसको लोगे आपके 10 साल बाद आपको इतना पैसा मिल जाएगा, 20 साल बाद इतना मिल जाएगा। वो कहता है ठीक है मैं ले लेता हूँ, ठीक है मेरे फैमिली मेंबर को बुला लिया, उसके नाम से रजिस्ट्रेशन करा दिया। ऐसे भी नहीं कर सकते हो आप अदर नेम से भी नहीं कर सकते हो। टेक पार्ट इन हिज प्राइवेट कैपेसिटी इन द रजिस्ट्रेशन, प्रमोशन और मैनेजमेंट ऑफ एनी बैंक और कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर कॉमर्शियल पर्पज, यानी प्राइवेट कैपेसिटी में भी रजिस्ट्रेशन, प्रमोशन और मैनेजमेंट ऑफ एनी बैंक और कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर कॉमर्शियल पर्पज। मान लो कोई बैंक है कॉमर्शियल पर्पज के लिए जैसे आपको रखता है, आप उनके लिए कैनवासिंग करते हो या उनके लिए ऑफिस आवर्स के बाद कोई सर्विस दे रहे हो, अकाउंटिंग सर्विस दे रहे हो, उसके लिए प्रमोशन, मैनेजमेंट या फिर रजिस्ट्रेशन कुछ भी करते हो, चाहे वो कंपनी हो, कोऑपरेटिव हो, बैंक हो, किसी के लिए भी कॉमर्शियल पर्पज के लिए प्राइवेट कैपेसिटी में भी आप काम नहीं कर सकते हो। पार्टिसिपेट इन और एसोसिएट हिमसेल्फ इन मेकिंग ऑफ, किस किस में पार्टिसिपेट कर सकता है? अ स्पॉन्सर्ड मीडिया प्रोग्राम यानी रेडियो टीवी, टू अ गवर्नमेंट मीडिया प्रोग्राम बट प्रोड्यूस्ड बाय अ प्राइवेट एजेंसी, गवर्नमेंट मीडिया प्रोग्राम है, गवर्नमेंट जैसे कॉन्ट्रैक्ट देती है प्राइवेट एजेंसीज को अपने लिए कोई प्रोग्राम बनाने के लिए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मीडिया प्रोग्राम है जो कि प्राइवेट एजेंसी बना रही है। प्राइवेटली प्रोड्यूस्ड मीडिया प्रोग्राम इंक्लूडिंग वीडियो मैगजीन, कोई प्राइवेटली ही प्रोड्यूस है इंक्लूडिंग वीडियो मैगजीन है। नो प्रायर परमिशन इज रिक्वायर्ड इफ पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट प्रोग्राम इन ऑफिशियल कैपेसिटी, वहां पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अपॉइंट किया जाता है इस काम के लिए स्पेशली कि आप इस स्पॉन्सर मीडिया प्रोग्राम में आपकी ड्यूटी लगा दी गई है, उसमें तो कोई परमिशन की जरूरत है नहीं क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑफिशियल कैपेसिटी में ड्यूटी पे लगाया हुआ है। सपोज जैसे हमने डिस्कस किया था योजना मैगजीन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अपनी मैगजीन है, उस मैगजीन में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है कुछ काम करता चाहता है तो उसको काम करने के लिए भेजा जाता है, उसकी ड्यूटी लगा दी जाती है, तो उस केस में अगर उसकी ड्यूटी लगाई जाएगी तो उसकी ऑफिशियल ड्यूटी का पार्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज प्रायर सैंक्शन ऑफ गवर्नमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर रूल 15, किस किस में प्रायर सैंक्शन की जरूरत नहीं होती है? 1 टू अंडरटेक ऑनरेरी वर्क ऑफ सोशल और चैरिटेबल नेचर, 2 to undertakes occasional work of literary, art and science character, 3 take part in his private capacity in management of any company or cooperative society for commercial purposes. Options are A 1 and 3 only, B 2 and 3 only, C 1 and 2 only, and D all of the above, and the right answer is D all of the above. एक बार देख लेते हैं। अंडर रूल 15 नो प्रायर सैंक्शन इज रिक्वायर्ड, यहाँ पर हम उन केसेस की बात कर रहे हैं जहाँ पर प्रायर सैंक्शन की जरूरत नहीं होती। टू अंडरटेक ऑनरेरी वर्क ऑफ सोशल और चैरिटेबल नेचर, यानी कि सोशल किसी सोसाइटी में आप ऑनरेरी वर्क कर रहे हो, आप उसके मेंबर नहीं हो किसी सोसाइटी के, आप सिंपली उनको ऐसे ही कर रहे हो। या चैरिटेबल सोसाइटी है, बच्चों के लिए कोई NGO है, बच्चों के लिए काम करती है, आप उसके मेंबर नहीं हो लेकिन आप उस सोसाइटी में काम कर रहे हो, चैरिटेबल सोसाइटी में ऑनरेरी
तौर पे अपनी एक सोशल ड्यूटी को फुलफिल करते हुए। ही शैल डिसकंटिन्यू टेकिंग पार्ट इन सच एक्टिविटीज इफ सो डायरेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। इसके बाद अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अगर लगता है कि इसकी ऑफिशियल ड्यूटीज़ हैं वो अफेक्ट हो रही हैं इसमें काम करने से, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर आपको डायरेक्ट करती है आप इसे बंद करो तो उसे बंद करना पड़ेगा, लेकिन प्रायर सैंक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे याद रखना है मेंबर नहीं बनना है, ये ऑनरेरी लेवल का है, ठीक है। टू undertakes so occasional work of literary, artistic and scientific character if his official duty do not suffer। वो लिटरेरी कोई मान ले किसी बुक की पब्लिशिंग वगैरह में काम करता है, और आर्टिस्टिक काम करता है यानी कि आर्ट का काम करता है, साइंटिफिक नेचर का काम करता है, और उसकी ऑफिशियल ड्यूटीज उससे सफ़र नहीं हो रही, ऑफिशियल ड्यूटीज़ को कोई अफेक्ट नहीं पहुंच रहा है, तो उसको जो है मान लिया जाएगा, उसको गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को कि आप कर सकते हो, उसको परमिशन की ज़रूरत नहीं है। सपोज मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ और मैं अपनी किसी बुक को लिखना चाहता हूँ, कुछ लिटरेरी कुछ लिखना चाहता हूँ, पोइट्री लिखता हूँ, कर सकता हूँ। आर्टिस्टिक कुछ काम कर रहा है, कोई क्राफ्ट का काम कर रहा है, या साइंटिफिक कुछ इन्वेंशन वगैरह कुछ कर रहा है, तो वो कर सकता है, उसकी ज़रूरत नहीं है। टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ एज एन एमेचर और टू टेक पार्ट इन रजिस्ट्रेशन, प्रमोशन और मैनेजमेंट नॉट इन्वॉल्विंग द होल्डिंग ऑफ एन इलेक्टिव ऑफिस, ठीक है। यानी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में एज एन एमेच्योर काम कर सकता है, फुल टाइम तो है नहीं, वो किसी में पार्टिसिपेट, उसमें रजिस्ट्रेशन में, प्रमोशन में या मैनेजमेंट में, क्योंकि स्पोर्ट्स को तो गवर्नमेंट प्रमोट करती है, हमने देखा था स्पेशल कैजुअल लीव भी दी जाती है उनको खेलने के लिए भी, ठीक है। तो उसको अब करने के लिए उसको अगर मिलता है मौका वो कर सकता है, लेकिन इलेक्टिव ऑफिस में नहीं होना चाहिए, यानी किसी स्पोर्ट्स बॉडी का वो इलेक्शन में खड़ा हो जाए, वो नहीं होगा। ऑफ अ सोसाइटी क्लब टू प्रमोट स्पोर्ट्स कल्चर एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, में कल्चरल एक्टिविटी, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, इसको प्रमोट करने के लिए उसमें काम कर सकता है, लेकिन इलेक्टिव ऑफिस को ज्वाइन नहीं करेगा। ही शैल मेक अ रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट विद इन 1 month फ्रॉम हिज टेकिंग पार्ट। अगर ऐसी किसी एक्टिविटी में अगर वो पार्टिसिपेट करता है, सपोज कोई किसी टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया, उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया, सब कुछ किया, तो उसके बाद वो उसको 1 महीने के अंदर उसको रिपोर्ट करेगा भारत सरकार को। टू टेक पार्ट इन रजिस्ट्रेशन, प्रमोशन और मैनेजमेंट नॉट इलेक्टिव ऑफिस ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर द बेनिफिट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। यानी रजिस्ट्रेशन, प्रमोशन और मैनेजमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी के उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकता है, जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स के जो बेनिफिट्स होते हैं उनके लिए कर सकती है। जैसे कि सोसाइटीज़ होती हैं उसमें गवर्नमेंट सर्वेंट का बेनिफिट होता है, तो उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन इलेक्टिव ऑफिस में नहीं, यानी कि वो इलेक्शन वगैरह से दूर रहना पड़ेगा, सिर्फ पार्टिसिपेट कर सकते हो। एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट शैल रिपोर्ट इफ एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली इज एंगेज्ड इन अ ट्रेड और बिजनेस और ओन्स और मैनेज एन इंश्योरेंस एजेंसी और कमीशन एजेंसी। अगर इंश्योरेंस एजेंसी और कमीशन एजेंसी के लिए तो यहाँ तक गवर्नमेंट को पता है, क्योंकि अगर है तो कुछ ना कुछ उसकी ऑफिशियल ड्यूटीज़ को यूज़ करेगा, तो इसलिए पहले ही उसको फैमिली, अगर फैमिली का कोई भी उसके नियर फैमिली में इन्वॉल्व है, तो उसको अपनी अथॉरिटी को रिपोर्ट करना पड़ेगा कि मेरी फैमिली का सो एंड सो मेंबर जो है वो इंश्योरेंस एजेंसी या कमीशन एजेंसी का मेंबर है। नो गवर्नमेंट सर्वेंट may accept fee for any work done by him for any private or public body without the sanction of the prescribed authority। अब वो ऑनरेरी काम करने की परमिशन दी हुई है, अगर आप किसी काम को करने के लिए आपको परमिशन, आप फी एक्सेप्ट करते हो, पैसे लेते हो, तो फिर आपको भारत सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी। आप बिना परमिशन के आप फी को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। Question number 9. In which of the following cases prior sanction of government is not required by the government servant under Rule 15? 1. Occasional work of part-time examinership of examination paper set by recognized university. 2. Medical practice by government servant with recognized certificate may be permitted during spare time. 3. A government servant can be permitted to enroll himself as an advocate and can be engaged in legal practice after the end of the service. Options are A1 and 3 only, V2 and 3 only, C1 and 2 only, and D none of the above, and the right answer is D all of the above। एक बार देख लेते हैं फ्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजंस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ डिसीजन है रूल 15 के रिगार्डिंग, उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ओकेजनल वर्क ऑफ पार्ट टाइम एग्जामिनरशिप ऑफ एग्जामिनेशन पेपर सेट बाय द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में भी परमिटेड, यानी कि कोई रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी पेपर सेट करती है, उसके लिए एग्जामिनरशिप के लिए पार्ट टाइम तौर पर आप कर सकते हो, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट ऑफिशियल ड्यूटी शुड नॉट सफर। ऑफकोर्स गवर्नमेंट सर्वेंट कोई भी टास्क लेता है तो उसके लिए ऑफिशियल ड्यूटीज सफर नहीं करनी चाहिए। पार्ट टाइम लेक्चरशिप अमाउंट टू रेगुलर रिम्यूनरेटिव ऑक्यूपेशन, अगर आप पार्ट टाइम लेक्चरशिप करते हो तो ऑफकोर्स आपको रेगुलर रेम्यूनरेशन मिलेगा, और ऐसी कंडीशन में हैंस रिक्वायर्स सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। और जब भी आप किसी ऐसे काम को करोगे जिसमें कि आपको रेगुलर रेम्यूनरेशन मिलेगा, उसके लिए आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पहले प्रायर सैंक्शन चाहिए होगा, रिक्वायर सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। अ होल टाइम गवर्नमेंट सर्वेंट शुड नॉट
ordinarily allowed to accept any part-time employment whether under government or elsewhere even though such employment may be after the office hour। अगर होल टाइम गवर्नमेंट सर्वेंट है ना, एक फुल टाइम गवर्नमेंट सर्वेंट है, अगर वो कोई पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट करना चाहता है ऑफिस आवर्स के बाद में भी, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर करे या कहीं किसी और फर्म के साथ करे, वो उसको अलाउड नहीं करना चाहिए। इन रेयर केसेस वेयर इट इज डिसाइडेड टू परमिट प्रायर सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट शुड बी ऑब्टेन्ड अंडर रूल 15। अगर रेयर केसेस में उसको परमिशन दी भी जाती है तो भी उसको प्रायर सैंक्शन लेना पड़ेगा अंडर रूल 15 में पहले। प्रायर परमिशन ऑफ गवर्नमेंट इज नेसेसरी फॉर एक्सेप्टिंग रिम्यूनरेशन फॉर सर्विस रेंडर्ड टू कोऑपरेटिव सोसाइटी सिंस द गवर्नमेंट सर्वेंट विल बी इंगेज्ड हिमसेल्फ इन प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट रेगुलरली। अगर जो है वो रेम्यूनरेशन, हमने कहा था कोऑपरेटिव सोसाइटी को वो ज्वाइन कर सकता है विदाउट परमिशन के, लेकिन अगर वो रेम्यूनरेशन सर्विस दे रहा है, यानी कि वो जो सर्विस कोऑपरेटिव सोसाइटी को दे रहा है उसके बदले में अगर वो कुछ पैसा मांग रहा है, पेमेंट ले रहा है, तो फिर तो वो उसके लिए रेम्यूनरेशन हो गया, तो फिर जो है प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आ जाएगा, तो फिर उसको पहले प्राइवेट परमिशन लेनी पड़ेगी। No prior permission of government servant is required for the occasion of central government servant with socio-religious bodies। अगर सोशियो रिलीजियस बॉडीज में जो है वो एसोसिएट हो रहा है, कुछ काम करना चाहता है, तो उसके लिए नो प्रायर परमिशन। सपोज कोई किसी मंदिर के साथ जुड़ के गरीबों का भला कर रहा है या कोई और दूसरा काम कर रहा है सोसाइटी के लिए, कपड़े बांटते सर्दियों में या बच्चों को पढ़ाता है, उसके लिए उसको किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। हाउएवर द गवर्नमेंट सर्वेंट शुड एडहेयर टू द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन सेक्युलरिज्म। अब जब हम रिलीजियस की बात कर रहे हैं तो पॉलिसी ऑफ सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म मॉडल क्या है इंडिया का, कि आपका अपना जो रिलीजन है वो आपका प्राइवेट अफेयर है, आप अपने प्राइवेट अफेयर को कैसे ही मैनेज करो, लेकिन आप अपने रिलीजन को दूसरों के ऊपर इम्पोज नहीं करोगे। तो अगर आप रिलीजियस बॉडीज के साथ जुड़े हुए हो तो आपका इंडिविजुअल मैटर है, उसमें आप उसको सेक्युलरिज्म की स्पिरिट को वायलेट नहीं करना है। प्रायर परमिशन वुड become necessary only if government servant choose to seek an elective ऑफिस। और हमने पहले भी देख लिया, अगर इलेक्टिव ऑफिस को किसी को भी चूज करेगा तो फिर उसको प्रायर परमिशन चाहिए होगी। तो हमें अगर इसको हम जिस्ट निकालें तो दो चीज़ों का ध्यान रखना है हमें। पहली बात तो गवर्नमेंट सर्वेंट किसी भी इलेक्टिव बॉडी का मेंबर नहीं बन सकता है। दूसरी चीज़, अगर वो रिम्यूनरेशन पे जाएगा तो प्रायर सैंक्शन चाहिए होगा, अदरवाइज वो चैरिटेबल नेचर का जिसमें कोई रेम्यूनरेशन ना हो उसको प्रमोट करने के लिए कर सकता है। वो स्पोर्ट्स भी हो सकता है, कल्चर भी हो सकता है, सोसाइटी भी हो सकता है, रिलीजियस भी हो सकता है। No government servant can take up agency for selling various saving certificate introduced by government या NSC वगैरह। ऐसा कोई गवर्नमेंट सर्टिफिकेट है उनको बेचने के लिए किसी एजेंसी के साथ काम नहीं कर सकता। मेडिकल प्रैक्टिस बाय गवर्नमेंट सर्वेंट में भी परमिटेड, यानी गवर्नमेंट सर्वेंट को अगर मेडिकल की कोई नॉलेज है, सपोज MBBS है या कुछ भी नॉलेज है, तो मेडिकल जो है प्रैक्टिस को वो कर सकता है ड्यूरिंग स्पेयर टाइम, यानी फ्री टाइम में। इफ द गवर्नमेंट सर्वेंट होल्ड रिकॉग्नाइज क्वालिफिकेशन इन एनी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, उसके पास रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट यानी रिकॉग्नाइज क्वालिफिकेशन होनी चाहिए तभी कर सकता है। इफ इट इज प्योरली ऑफ चैरिटेबल नेचर, और वो चैरिटेबल नेचर की होनी चाहिए। इफ इट इज नॉट डेट्रीमेंटल टू ऑफिशियल ड्यूटीज, यानी कि अगर आपको मेडिकल की नॉलेज है तो आप मेडिकल प्रैक्टिस कर सकते हो। क्या कंडीशन, आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, स्पेयर टाइम में करोगे, चैरिटेबल नेचर में होनी चाहिए और ऑफिशियल ड्यूटी सफर नहीं करना चाहिए। इन केस ऑफ स्टेट रजिस्ट्रेशन HRMP यानी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर इन होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस अलेन। कुछ स्टेट्स में क्या होता है कि जो होम्योपैथिक सिस्टम होता है उसमें आपका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो सिर्फ आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे हो जाता है कि किसी का खानदानी चला आ रहा है, कई पीढ़ियों से चला आ रहा है, तो उनको नॉलेज है, उनके पास रिक्विजिट डिग्री नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है, बट उनको नॉलेज है, तो उसके बेसिस पे भी उनको रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का सर्टिफिकेट दे देती है। इन सच केसेस रिकॉग्नाइज क्वालिफिकेशन नीड नॉट बी इंसिस्टेड अपॉन, जैसे कि हमने देखा कि इसमें लिखा हुआ था कि इफ इट इज प्योरली ऑन चैरिटेबल, ये द गवर्नमेंट सर्वेंट होल्ड ऑफिस क्वालिफिकेशन, यहाँ पर हम क्वालिफिकेशन के लिए जोर नहीं देंगे क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने जब उसको सर्टिफिकेट दे दिया है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के तौर पर होम्योपैथी में एक्सपीरियंस के बेसिस पे, तो हम भी ये मान के चलेंगे कि उसके पास क्वालिफिकेशन है और गवर्नमेंट इंडिया इस केस में उसे सर्टिफिकेट की डिमांड नहीं करेगी, क्वालिफिकेशन की डिमांड नहीं करेगी, एक्सपीरियंस के बेसिस पे उसका हो जाएगा। 1/3 of fees received in excess of 1500 will be recovered and credit to the general revenues as required under SR 12। ये हमने FRSR वाले में काफ़ी डिटेल में समझाता है, फिर से समझ लेते हैं कि फीस अगर आपको कोई मिल रही है तो अगर आपको 1500 रुपये तक की फीस मिल रही है अप टू ₹1500, वो तो सारी की सारी आपकी है। अगर उससे ऊपर आपको फीस मिलती है तो आपको 1/3 फीस गवर्नमेंट को देनी है, ठीक है, और 2/3 वो अपने पास खुद के पास रखेगा।
उसमें भी मिनिमम 1500 उसका रहेगा। सपोज किसी एम्प्लॉयज़ को 1800 रेम्यूनरेशन मिला, 1800 का 1/3 कितना होता है, 600। अगर वो 600 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिपॉजिट कर देता है तो कितना बचता है उसके पास, 1200 तो लेस देन 1500 है, 1500 तो उसको मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा। तो वह यहाँ पर वो 1500 अपने पास रखेगा और बचे हुए 300 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जमा कर देगा। अब अगर उसको 3000 मिलता है रेम्यूनरेशन और 3000 का 1/3 कितना होता है, 1000, और 2000 वो अपने पास रख लेगा। अब 2000 क्योंकि मोर देन 1500 है तो 2000 वो अपने पास रख लेगा, 2000 रुपये उसके अपने हो जाएंगे और 1000 जमा कर देगा भारत सरकार को। लेकिन अगर कोई ऐसा अमाउंट है जो कि 1/3 भारत सरकार को देने के बाद 2/3 जो है वो अपने पास रख लेता है और वो 1500 से कम है तो उसको मिनिमम 1500 तो दिया जाएगा। बाकी हमने एग्जाम्पल के साथ डिस्कस किया था FRSR वाले में, वहाँ पे इसका और विद रिटेन एग्जाम्पल दिखा जा सकता है। अ गवर्नमेंट सर्वेंट कैन बी परमिटेड टू एनरोल हिमसेल्फ एज एन एडवोकेट बट ही शुड नॉट एंगेज इन लीगल प्रैक्टिस सो लॉन्ग एज ही कंटिन्यूज इन सर्विस। गवर्नमेंट सर्वेंट खुद को एडवोकेट के तौर पर इनरोल करा सकता है लेकिन लीगल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व नहीं होगा, सो लॉन्ग एज कंटिन्यू इन सर्विस, जब तक वो सर्विस में है तब तक वो एडवोकेट तो रह सकता है बट लीगल प्रैक्टिस नहीं करेगा। रिटायरमेंट के बाद उसको परमिशन है। प्रायर परमिशन इज नेसेसरी टू पार्टिसिपेट इन एनी कॉम्पिटिशन स्पोर्ट्स इवेंट organized by private companies organization the primary objective of which is only to promote their business। हमने कहा था कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ वगैरह में पार्टिसिपेट करने के लिए गवर्नमेंट सर्वेंट को प्राइवेट सैंक्शन की जरूरत नहीं होती। बट अगर ये कंपटीशन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो है तो किसी प्राइवेट कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन ने किया हुआ है तो फिर आपको प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि प्राइवेट कंपनी जब करती है ना तो अपने बिजनेस को प्रमोट करती है और अगर आप उस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो एक तरह से आप किसी प्राइवेट कंपनी को इनडायरेक्टली प्रमोट कर रहे हो। तो यहाँ पर आपको परमिशन की जरूरत पड़ेगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिस्क्रिप्शन होगा कि वो आपको अलाउ करता है कि नहीं करता। It may be noted that there is no bar to government servant holding an elective office and the rules only provide for prior sanction of the government being taken for this purpose। ठीक है, इलेक्टिव ऑफिस के लिए भी बार नहीं है एंड रूल ओनली प्रोवाइड फॉर प्रायर सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट बीइंग टेकन फॉर हिज पर्पस। बार बार हमने कहा था कि नॉट अप्लाई टू होल्डिंग इलेक्टिव ऑफिस। यहाँ पर एक बात बिल्कुल क्लियर कर दी गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिसीजन जब आया था कि यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट सर्वेंट इलेक्टिव ऑफिस को होल्ड नहीं कर सकता। बिल्कुल इलेक्टिव ऑफिस में चुन सकता है, स्पोर्ट्स बॉडी है उसमें जाके उसकी किसी इलेक्टिव पोस्ट को कर सकता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में जिसमें भी कर सकता है। ओनली थिंग इज कि आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, प्रायर सैंक्शन लेना पड़ेगा करने के लिए, जबकि प्रमोट करने के लिए अदर एक्टिविटीज़ के लिए आपको प्रायर सैंक्शन की भी जरूरत नहीं है। तो दो चीज़ें हो गई, प्रमोट कर रहे हो, ऑनरेरी कर रहे हो, नो सैंक्शन इज रिक्वायर्ड। अगर इलेक्टिव ऑफिस में जा रहे हो तो आपको पहले सैंक्शन लेना पड़ेगा। Before granting sanction under Rule 15(1) of CCS conduct rules for holding elective office in sports federation association at national level, state level, the under mentioned principle should be followed। अगर जो सैंक्शन दिया जाता है 15(1) में इलेक्टिव ऑफिस को करने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस का ध्यान रखना है। नो गवर्नमेंट सर्वेंट शुड बी अलाउड टू होल्ड इलेक्टिव ऑफिस फॉर मोर देन 4 ईयर और फॉर 1 टर्म विच एवर इज लेस। कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ का, स्पोर्ट्स फेडरेशन एसोसिएशन का नेशनल या इंटरनेशनल या स्टेट लेवल पे अगर वो उसका कोई इलेक्टिव ऑफिस को ज्वाइन करता है उसको 1 टर्म होगा या फिर 4 साल, विच एवर लेस। अगर सपोज टर्म जो है वो 2 साल का है तो उसको 2 साल की ही परमिशन दी जाएगी और वो 2 टर्म पे नहीं जा सकता 2 साल के, या एक साल का टर्म है तो 1 साल के 4 टर्म नहीं कर सकता। अगर टर्म जो है 5 साल का है तो सिर्फ 4 साल तक ही रह सकता है, वो पूरा टर्म भी नहीं कर पाएगा। तो मैक्सिमम 4 साल का कर सकता है और 1 टर्म कर सकता है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन द गवर्नमेंट सर्वेंट शुड नॉट इंडल्ज इन कंडक्ट अनबिकमिंग ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। प्रोसेस ऑफ इलेक्शन में गवर्नमेंट सर्वेंट को किसी ऐसे कंडक्ट में इंडल्ज नहीं होता जिसमें वो अनबिकमिंग ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट हो जाए। अनबिकमिंग ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट हमने CCA रूल्स में हमें पता है कि बहुत सारी कंडीशंस होती है, तो ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ नहीं करनी है। गवर्नमेंट सर्वेंट शुड रिफ्रेन फ्रॉम रेजिंग फंड। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो फंड रेज नहीं कर सकता, वो जो है पर्ची कटवा लो, ये कर लो, ये सब एक्टिविटीज से पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इलेक्टिव ऑफिस में आप अच्छी सर्विस देना चाहते हो दो, लेकिन ये फंड रेजिंग वगैरह की एक्टिविटी से दूर रहो। ही शैल ऑब्टेन प्रायर परमिशन फॉर एनी ट्रैवल अब्रॉड फर्निशिंग डिटेल्स ऑफ फाइनेंस एंड अप्लाइंग फॉर लीव ड्यू एंड एडमिसिबल। अगर वो ट्रैवल अब्रॉड करता है किसी एक्टिविटीज़ के लिए, इसके लिए वो डिटेल्स देगा, फिनेंस कहाँ से पैसे का अरेंजमेंट हो रहा है, लीव अप्लाई करेगा जो उसके पास ड्यू है,
और उसको मिलेगी, लीव मिलेगी, उसके बाद ही जा सकता है। वो ये नहीं कह सकता कि मुझे तो जाना ही जाना है, ये उसका राइट नहीं है। अगर वो किसी स्पोर्ट्स बॉडी के काम से बाहर जा रहा है तो ये गवर्नमेंट की पहले लीव उसको है, एडमिसिबल है, पैसे की डिटेल देगा तो उसको परमिशन दी जाएगी तो ही जा सकता है, वैसे मना नहीं है। Where it is evident that the competition of games and sports sponsored by private company is in the spirit of competitiveness among the participants, no permission is required। हमने देखा था कि प्राइवेट कंपनीज के लिए उसको परमिशन की जरूरत थी, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक डिसीजन बाद में दिया कि अगर प्राइवेट कंपनी जो है वो कोई ऐसी इम्पोर्ट जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी करवा रही है जो कॉम्पिटिटिवनेस अमंग पार्टिसिपेंट्स में कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाने के लिए की जाती है, तो उस केस में प्राइवेट परमिशन की जरूरत नहीं है। यानी वो अपने प्राइवेट बिजनेस को प्रमोट करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी कॉम्पिटिटिवनेस को जो पार्टिसिपेंट है उनको बढ़ाने के लिए करती है, तो प्राइवेट में भी वो बिना परमिशन के पार्टिसिपेट कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा कंप्लीट हुआ। करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। नो गवर्नमेंट सर्वेंट सबलेट the government accommodation which has been allotted to him. This provision comes under A rule 15, B rule 15A, C rule 16, D rule 16A, and the right answer is B 15A। हमने देखा था कि 15 में हमने क्या देखा था, 15 पे काम धंधा और 15A पे घर मकान, तो गवर्नमेंट अकोमोडेशन की बात 15A में हो रही है। रूल 15A सबलेटिंग एंड वेकेशन ऑफ गवर्नमेंट अकोमोडेशन, यानी कि आपको जो गवर्नमेंट अकोमोडेशन मिला है उसको सबलेट करना है, यानी कि किसी और को किराए पर उठा देना या फिर खाली करना, उसको लेके जो रूल 15A है उसको कुछ आपके ऊपर कंडीशंस लगाता है। नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल सबलेट लीज और अदरवाइज अलाउ ऑक्यूपेशन बाय एनी अदर पर्सन ऑफ गवर्नमेंट अकोमोडेशन विच हैज बीन अलॉटेड टू हिम। गवर्नमेंट सर्वेंट को गवर्नमेंट क्वार्टर मिला हुआ है, गवर्नमेंट अकोमोडेशन मिला हुआ है, वो उसको सबलेट भी नहीं करेगा, लीज पे भी नहीं देगा और किसी और को ऑक्यूपाई करने का चांस नहीं देगा। ये उसको दिया गया है, ये सिर्फ उसका एंटाइटलमेंट है, ये ट्रांसफरेबल नहीं है। A government servant on the cancellation of his allotment of government accommodation shall vacate the same within time limit prescribed by the allotting authority। जब उसको खाली करने का टाइम कैंसिलेशन हो जाएगा तो उसको बिल्कुल टाइम के अंदर ही उस अलॉटेड क्वार्टर को खाली करना पड़ेगा, वरना वो सब्जेक्ट टू डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट रूल 16। अब रूल 16 की बात करते हैं। 1, नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल स्पेक्यूलेट इन एनी स्टॉक, शेयर और अदर इन्वेस्टमेंट इवन ओकेजनली। 2, no government servant shall make any investment which is likely to embarrass or influence him in discharge of his official duties. 3, a government servant may give or accept from a relative purely temporary loan of a small amount free of interest. Options are A1 and 3 only, B2 and 3 only, C1 and 2 only, D all of the above, and the right answer is B2 and 3 only। यानी कि स्टेटमेंट नंबर 1 जो है कि नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल स्पेकुलेट इन एनी स्टॉक, शेयर और अदर इन्वेस्टमेंट इवन ओकेशनली, ये गलत है। एक बार देख लेते हैं रूल 16, स्पेकुलेशन, लैंडिंग एंड बोरिंग, 3 चीज़ें होती हैं। पहले ट्रिक देख लेते हैं, इसको रूल को याद कैसे रखना है। 16 साल की उम्र, अब हम जिसके आगे के एज के हिसाब से चलेंगे। अब 16 साल की उम्र में बच्चों को एक्सपीरियंस कम होता है, 16 भी हमारा एज के हिसाब से जाएगा, 17 भी एज के हिसाब से करेंगे, 18 भी एज के हिसाब से करेंगे, एज के हिसाब से चलेंगे। तो 16 की उम्र में अगर आप सट्टा करोगे यानी कि स्पेकुलेशन करोगे और उसके लिए लैंडिंग बोरिंग करोगे, उधार करोगे, तो 17 की उम्र में आते आते दिवालिया हो जाओगे, साल भर के अंदर आप जो है दिवालिया हो जाओगे, इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट हो जाओगे। यानी 16 की एज में अगर स्पेकुलेशन करोगे तो उसके लिए लैंडिंग बोरिंग करोगे, क्योंकि आप जब स्पेकुलेशन करोगे तो क्या करोगे, उधारी करोगे, उधार लोगे दोगे, तो 17 की उम्र में आते आते इंसॉल्वेंट और बैंकरप्ट हो जाओगे। तो 16 17 दोनों की ट्रिप हमारी हो गई है। 16 में स्पेकुलेशन, लैंडिंग एंड बोरिंग होगी, 17 में आते आते आपकी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी वाली कंडीशन होगी। तो 16 17 दोनों एक ही ट्रिक से कवर होते हैं। अब देख लेते हैं क्या क्या होता है। 1, स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन के बारे में क्या कंडीशंस लगी हुई है। नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल स्पेकुलेट इन एनी स्टॉक, शेयर और अदर इन्वेस्टमेंट, यानी गवर्नमेंट जो लोग लगे रहते हैं ना स्टॉक में, शेयर 2 रुपये चढ़ गया, फिर ऊपर चला गया, फिर बेच दिया, फिर खरीद लिया, ये स्पेकुलेशन नहीं करेगा। फ्रीक्वेंट परचेज ऑफ और सेल ऑफ शेयर, सिक्योरिटी और अदर इन्वेस्टमेंट शैल बी डीम टू बी स्पेकुलेशन विच इज इक्विवेलेंट टू गैम्बलिंग। अगर वो बार बार खरीद रहा है, बार बार बेच रहा है एक ही शेयर को, और कभी इसमें खरीद रहा है, कभी उसमें खरीद रहा है, पूरे दिन वही उसके पास 10,000 रुपये या 20,000 रुपये लगा के उनको ऊपर नीचे कर रहा है, इसको हम स्पेकुलेशन की कैटेगरी में मानेंगे। और स्पेकुलेशन का मतलब गैम्बलिंग यानी जुआ खेलना, और ये बिल्कुल गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए अलाउ नहीं है। This does not apply to occasional investment made through stock brokers or other persons duly authorized and licensed or who have obtained a certificate of registration under the relevant law।
ओकेजनल इन्वेस्टमेंट करता है स्टॉक ब्रोकर्स के थ्रू, स्टॉक ब्रोकर से शेयर खरीदवाता है और जो कि ऑथराइज पर्सन है उसके थ्रू, और लाइसेंस है इसके पास, तो फिर ये जो है आप अलाउ कर सकते हो लॉ के अकॉर्डिंग, क्योंकि आप ओकेजनली कर रहे हो तो कोई बात नहीं, आप इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। अब बार बार खरीद बेच रहे हो तो आपका स्पेकुलेशन कर रहे हो, यानी गैम्बलिंग कर रहे हो, तो आपके लिए अलाउ नहीं है, ये हुई स्पेकुलेशन की कंडीशन। अब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। नो गवर्नमेंट सर्वेंट शेल मेक एनी इन्वेस्टमेंट विच इज लाइकली टू एम्बेरस और इन्फ्लुएंस हिम इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी। कि गवर्नमेंट सर्वेंट कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा जो कि उसकी ऑफिशियल ड्यूटीज में कोई एम्बेरस या इन्फ्लुएंस करेगा। मतलब किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दिया जो कि उसकी ऑफिशियल पोजीशन में उसे पता है कि अगर मैं कोई इसके अगेंस्ट में कोई एक्शन लेता हूँ तो मेरे शेयर का प्राइस डाउन हो जाएगा, तो इन्फ्लुएंस हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन इन्वेस्टमेंट एज सच, रिस्ट्रिक्शन नहीं है इन्वेस्टमेंट पे। द रिस्ट्रिक्शन ओनली इज फॉर सच इन्वेस्टमेंट विच माइट एम्प्रेस और कॉम्प्रोमाइज द ऑफिशियल पोजीशन ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट। उसकी ऑफिशियल पोजीशन को एम्प्रेस या कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। सपोज आपने टीसीएस के, आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो, आपने टीसीएस के शेयर खरीद रखे हैं, आप आईटी डिपार्टमेंट में हो, आपको कुछ पता चलता है, आप एक एक्शन लेने वाले हो आईटी कंपनीज के अगेंस्ट में। अब आपको पता है कि जैसे ही आप करोगे आपकी आईटी कंपनीज के शेयर गिरेंगे, तो आपकी ऑफिशियल ड्यूटी से कन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो वो इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। परचेज ऑफ शेयर आउट ऑफ कोटा रिजर्व फॉर डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी और देयर फ्रेंड्स एंड एसोसिएटेड शैल फॉल अंडर दिस कैटेगरी। क्योंकि एक कोटा होता है कंपनीज में, डायरेक्टर्स जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनके लिए और कंपनीज के लिए और उनके अपने रिलेटिव्स एसोसिएट्स के लिए, जिसमें से कि वो उनके लिए खरीदते हैं। अगर उस कोटा आप कोई डायरेक्टर जो है आपको उस कोटा में से ऑफर करता है, तो फिर आपको ही माना जाएगा कि आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो, क्योंकि यानी आपकी अप्रोच है ना, आप मैनेजमेंट कोटा में जाकर डायरेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कोटा से खरीद रहे हो, यानी आप उसके डायरेक्ट उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पार्ट हो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसका पार्ट हो, और उसका पार्ट हो तो आपकी ऑफिशियल ड्यूटी से अफेक्ट होंगी, तो वो अलाउड नहीं होगा। ही शैल नॉट परमिट हिज फैमिली मेंबर और एनी वन एल्स एक्टिंग ऑन हिज बिहाफ टू डू सो। अगर वो कहता है किसी और से करवा लूँ फैमिली मेंबर से, तो वो भी इसमें अलाउ नहीं किया जाएगा। 3. Lending and borrowing. No government servant shall lend, borrow or deposit money as a principal or agent with any person or firm within local limits of his authority with whom official dealing is there or would place him under pecuniary obligation. गवर्नमेंट सर्वेंट जो है बोरो नहीं करेगा, डिपॉजिट नहीं करेगा मनी एज ए प्रिंसिपल एजेंट एनी पर्सन और फर्म विद इन लोकल लिमिट्स, यानी उस एरिया मतलब उसके कॉन्टेक्स्ट में ऑफिस लोकल अथॉरिटी ऑफिस अथॉरिटी विद हुम ऑफिशियल डीलिंग इज देयर, जिसके साथ ऑफिशियल डीलिंग है, एंड वुड प्लेस हिम अंडर पेक्यूनरी ऑब्लिगेशन, और उसके साथ वो पेक्यूनरी ऑब्लिगेशन में आ जाएगा। सपोज आप किसी कंपनी के साथ डील कर रहे हो, आप जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में हो किसी कंपनी के में, किसी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के में, आप किसी कंपनी के साथ डील करते हो, ऑफिशियल डीलिंग करते हो, वो कंपनी आपको फर्नीचर सप्लाई करती है और उसी कंपनी की सब्सिडरी है जो कि लोन देती है, आप उस कंपनी से लोन ले लेते हो, उधार ले लेते हो, तो अब आप उस कंपनी के इन्फ्लुएंस में आ गए ना। आप जब कॉन्ट्रैक्ट दोगे तो आपकी ऑफिशियल ड्यूटीज़ को आप डिस्चार्ज नहीं कर पाओगे अच्छे तरीके से, क्योंकि वो कंपनी आपसे बोल सकती है कि अगर आपने मुझे कॉन्ट्रैक्ट मुझे नहीं दिया तो आपको मेरा सारा पैसा चुकाना पड़ेगा अभी की अभी, या फिर अगर आप मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट दे देते हो तो आपको लोन में मैं इंटरेस्ट माफ़ कर दूंगा या कुछ प्रिंसिपल माफ़ कर दूंगा, तो उस केस में आपको आप इन्फ्लुएंस हो गए ना, तो ऐसी किसी कंपनी में बोरो डिपॉजिट नहीं करेगा जो कि आपकी ऑफिशियल डीलिंग को अफेक्ट करे। नॉर वुड ही अलाउ हिज फैमिली मेंबर्स और एनी वन एक्टिंग ऑन हिज बिहाफ टू डू सो, वो अपने किसी फैमिली मेंबर या किसी जानने वाले को भी नहीं कर सकता। ही शैल नॉट लैंड मनी ऑन इंटरेस्ट, सरकारी आदमी ब्याज पे पैसा नहीं दे सकता, जैसे लोग करते हैं कि 1% 2% की मुझे मंथली इंटरेस्ट दे देना, बिल्कुल नहीं कर सकता। अब एक्सेप्शंस क्या है? अ गवर्नमेंट सर्वेंट मे गिव और एक्सेप्ट फ्रॉम अ रिलेटिव और पर्सनल फ्रेंड प्योरली टेम्परेरी लोन, अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार से टेम्परेरी लोन ले सकता है ऑफ ए स्मॉल अमाउंट फ्री ऑफ इंटरेस्ट के। ऐसे ही घर लेना, किसी से 20,000 30,000 रुपये ले ली गाड़ी के लिए, या कोई बीमार हो गया घर में 10-20 हज़ार रुपये ले सकता है, प्योरली टेम्परेरी लोन ले सकता है इंटरेस्ट फ्री, इसको कोई इंटरेस्ट भी नहीं दे रहा। वेन एवर प्रायर परमिशन इज ऑब्टेन दिस रिस्ट्रिक्शन विल नॉट अप्लाई। हाँ, प्रायर परमिशन ले सकता है, अगर वो किसी ऐसी फर्म से डील करना चाहता है जिसके साथ ऑफिशियल डीलिंग है तो फिर वो कर सकता है, अगर उसे परमिशन दे दी जाती है गवर्नमेंट से तो, लेकिन विदाउट परमिशन वो कुछ भी नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट रूल 17। अब रूल 17 की बात कर लेते हैं। वन गवर्नमेंट सर्वेंट शेल मैनेज हिज प्राइवेट अफेयर्स इन सच अ वे टू अवॉइड हैबिचुअल इंडेप्टनेस और इंसॉल्वेंसी। 2, अ गवर्नमेंट सर्वेंट शेल नॉट रिपोर्ट द फैक्ट रिलेटेड टू द डेट विद गवर्नमेंट। 3, it is duty of the authority immediately superior to the officials concerned to obtain a full schedule of government servants' debt.
Options are A1 and 3 only, B2 and 3 only, C1 and 2 only, and D none of the above. And the right answer is A1 and 3 only. यानी second statement, a government servant shall not report the facts related to debt with government, तो वो गलत स्टेटमेंट है, उसको कोई भी डेट है उसकी रिपोर्ट गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी। एक बार देख लेते हैं रूल 70 इन्वॉल्व इंसॉल्वेंसी एंड हैबिचुअल इंडेप्टनेस। हमने रूल 17 की ट्रिक देख ली थी, 16 में हमने देखा था 16 और 17 को दोनों को एक साथ देख लिया था। 16 में हमने क्या था कि अगर आप स्पेकुलेशन करोगे तो 17 में आते आते आप इंसॉल्वेंट हो जाओगे, तो इंसॉल्वेंट और इंडेप्टनेस रूल 17 का पार्ट हो गया। गवर्नमेंट सर्वेंट शैल मैनेज हिज प्राइवेट अफेयर्स इन सच अ वे टू अवॉइड हैबिचुअल इंडेप्टनेस और इंसॉल्वेंसी। ठीक है, अपने प्राइवेट अफेयर्स को ऐसे मैनेज करेगा कि उसको हैबिचुअल इंडेप्टनेस और इंसॉल्वेंसी नहीं होनी चाहिए, कि वो अक्सर कर्जे में ही रहता है या इंसॉल्वेंट हो रहा है। अ गवर्नमेंट सर्वेंट शैल रिपोर्ट द फुल फैक्ट ऑफ द गवर्नमेंट फोर्स विद इन केस ऑफ लीगल प्रोसीडिंग instituted for recovery of any debt due from him और फॉर adjudging him as an insolvent। सपोज उसके खिलाफ कोई लीगल प्रोसीडिंग, उसने कोई लोन लिया, लोन वो चुका नहीं पाया, उसके अगेंस्ट में लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं और उसको इंसॉल्वेंसी के लिए कुछ प्रोसेस चल रहा है, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन को उसको तुरंत ही गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना पड़ेगा, ये उसकी ड्यूटी है, भले ही उसने प्राइवेट कैपेसिटी में लोन लिया हुआ है। द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट द इंसॉल्वेंसी एंड इंडेप्टनेस वाज नॉट एज अ रिजल्ट ऑफ एक्स्ट्रावेगेंट और डिसिपेटेड हैबिट्स लाई विद गवर्नमेंट सर्वेंट। ठीक है, अब उसको ये प्रूव करना पड़ेगा, उसने रिपोर्ट कर दी कि जो इंसॉल्वेंटी इंडेप्टनेस उसकी जो हुई है वो एक्स्ट्रावेगेंट एंड डिसिपेटेड हैबिट्स की वजह से नहीं, बुरी आदतों में उसने पैसे को खराब कर दिया इसकी वजह से नहीं हुई है, कोई जेन्युइन रीजन था जिसकी वजह से हुई है। सपोज उसने पैसा लिया, लोन लिया कि मैं कुछ काम करूंगा, लेकिन फादर की तबीयत खराब हो गई, ऐसी कोई डिसीज हो गई जिसमें बहुत पैसा लग गया, तो बेचारा इंडेटेड हो गया वो बैंक से। अब उसके खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग चल रही है, तो पहले वो रिपोर्ट करेगा और उसमें रीजन बताएगा कि देखिए मैं इसलिए हुआ हूँ, ये मेरी एक्स्ट्रावेगेंस की वजह से नहीं हुआ है, या मेरी डिसिपेटेड हैबिट्स की वजह से नहीं हुआ है, ये मेरी फैमिली कंडीशन ऐसी हो गई थी, या उसने कोई लिया, घर लिया और उसने लोन लेके घर बनवाया, सब कुछ बनवाया, लेकिन अचानक से तूफान आया या अर्थक्वेक आया, घर टूट गया, कुछ भी हो गया, इसकी वजह से उसको फिर से रेंट पे रहना पड़ रहा है और उसकी वजह से उसको खर्चा बहुत हो गया, रिपेयरिंग में वो नहीं चुका पाया, ऐसा कोई रीज़न है तो उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा। It is the duty of HOD or the authority immediately superior to the official concerned to obtain a full schedule of government servants' debts। अब ये सुपीरियर ऑफिसर HOD की जिम्मेदारी होती है कि अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके डेट्स का जो है वो उनका शेड्यूल अपने पास रखे, कि उसने कितना कितना डेट कब लिया था, कैसे लिया था, इसका शेड्यूल उसको रखना पड़ता है, ये उसकी ड्यूटी का पार्ट है। Question number 13, which of the following point is correct about the report drawn by HOD or the authority superior on the basis of schedule filled by government servant under Rule 17? 1. What proportion of debt bears to the pay and to what extent they detract from the debtor's efficiency? 2. Whether the debtor's position is irretrievable. 3. Whether it is desirable to retain him in a particular post. Options are A1 and 2 only, B2 and 3 only, C1 and 3 only, and D all of the above. And the right answer is D all of the above. एक बार देख लीजिए रूल 17 वाला। The HOD or the authority immediately superior to the official concerned to obtain a full schedule of government servants' debts and to draw up a report dealing specially with the following points। हमने कहा था कि अपना पूरा शेड्यूल लेगा और एक रिपोर्ट बनाएगा स्पेशली विद फॉलोइंग पॉइंट्स। व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ डेट्स बियर टू द पे एंड टू व्हाट एक्सटेंट दे डिट्रैक्ट फ्रॉम द डेटर्स एफिशिएंसी एज अ पब्लिक सर्वेंट, कि कितने जो डेट टोटल थे उसका प्रोपोर्शन किस प्रोपोर्शन में जो है बेयर द पे एंड टू जो है पे का कितने परसेंट है, कितने प्रोपोर्शन उसका पे है, एंड व्हाट एक्सटेंट द डिट्रैक्ट फ्रॉम द डेटर्स एफिशिएंसी एज अ पब्लिक सर्वेंट, उसके कितना प्रोपोर्शन ऐसा है जो कि उसकी इनएफिशिएंसी की वजह से हुआ है। सपोज उसने 10 लाख का लोन है, 5 लाख तो उसने कहा भाई बाढ़ में तूफान में घर गिर गया था, उस चक्कर में सब बर्बाद हो गया, ठीक है, लेकिन बाकी का 5 लाख 50% वो खर्च हो गया ऐसे ही, तो वो 50% जो है वो डिट्रैक्ट एफिशिएंसी का पार्ट रहेगा और 50% उसका जेन्युइन रहेगा, तो इस तरह उसको रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। वेदर द डेटर्स पोजीशन इज रिट्रीवेबल, यानी डेटर्स की पोजीशन इरिट्रीवेबल है, क्या डेटर्स जो है यानी गवर्नमेंट सर्वेंट है अब इससे बाहर आ सकता है, या इतना कर्जा हो गया है कि अब वो उस कर्जे को कभी चुका ही नहीं पाएगा, ये बताना है। वेदर इट इज डिजायरेबल टू रिटेन हिम इन अ पर्टिकुलर पोस्ट ही ऑक्यूपाइज और इन एनी पोजीशन अंडर द गवर्नमेंट, क्या अब उसको उस पोस्ट पर रखना डिजायरेबल है जिसमें अभी है वो, या फिर किसी भी पोजीशन पर रखना ठीक है कि नहीं, ये इस पर रिपोर्ट बना के आपका HOD सबमिट करेगा।
ठीक है, 3 पॉइंट्स पे जब उसने गवर्नमेंट सर्वेंट ने कर दी उसके बाद HOD की ड्यूटी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज करेक्ट अबाउट रूल 18। अब रूल 18 की बात करते हैं। 1, एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट शैल सबमिट अ return of his assets and liabilities with full details of his immovable and movable properties on his first appointment. 2, every group A and B government servant shall submit an immovable property return for a year by 31st January for following year. 3, furnishing wrong information will be good and sufficient reason for taking disciplinary actions against the officer. 4, if the officer fails to submit the return, vigilance clearance should be denied to them. Options are 1, 2 and 3 only, B 2 and 3 and 4 only, C 1, 2 and 4 only, and D all of the above. And the right answer is D all of the above, यानी कि सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। को देख लेते हैं। पहले रूल 18 मूवेबल प्रॉपर्टी एंड वैल्यूएबल प्रॉपर्टी का होता है। तो इसकी ट्रिक है 18 साल की उम्र में प्रॉपर्टी मिलती है। हमने 16-17 का भी एज से देखा था, 18 का भी एज से देखेंगे। 18 साल की उम्र में प्रॉपर्टी मिलती है। आप लोगों ने पुरानी फिल्में देखी होंगी कि माँ बाप प्रॉपर्टी लिख के चले जाते हैं, उसके चाचा उसको जो हीरो होता है या हीरोइन होती है उसको पालते हैं कि ये 18 साल की हो जाएगी तो इसकी प्रॉपर्टी मिल जाएगी, तो हम इसकी प्रॉपर्टी का कब्जा कर लेंगे। तब तक वो कुछ कर नहीं पाते, फिर हीरो मिल जाता है और वो उसको समझा देता है। इस तरह से चलता रहता है, यानी कि प्रॉपर्टी जो मिलती है वो 18 साल की उम्र में ही मिलती है। ये चीज़ क्लियर है। तो 18 आएगा आपका मूवेबल, इमूवेबल एंड वैल्यूएबल प्रॉपर्टी। तो तीनों चीज़ें की प्रॉपर्टी आएगी, मूवेबल, इमूवेबल और वैल्यूएबल प्रॉपर्टी। अब देखते हैं प्रोविजंस को। रूल 18, मूवेबल, इमूवेबल एंड वैल्यूएबल प्रॉपर्टी। एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट शैल ऑन हिज फर्स्ट अपॉइंटमेंट सबमिट अ रिटर्न ऑफ हिज एसेट एंड लायबिलिटीज। जब आपका फर्स्ट अपॉइंटमेंट होता है तो आपको एक एसेट एंड लायबिलिटी स्टेटमेंट भरना पड़ता है। उसमें आपको बताना पड़ता है आपके पास कितनी एसेट्स है और कितनी लायबिलिटीज है आपके पास, विद फुल डिटेल्स ऑफ हिज इमूवेबल एंड मूवेबल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग शेयर्स, डिवेंचर्स, बैंक डिपॉजिट, इनहेरिटेड, ठीक है, ओन्ड और हेल्ड बाय हिम और इन द नेम ऑफ अदर्स। ठीक है, उसको कितनी प्रॉपर्टी है मूवेबल, क्या क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसके पास, शेयर्स, डिवेंचर, ठीक है, बैंक डिपॉजिट कितना है, माँ बाप से भी अगर मिला हुआ है वो भी लिखना पड़ता है, कितने खुद के नाम से, कितना किसी और के नाम से उन्हें डिपॉजिट कर रखा है, ये सब लिखना पड़ेगा। एक फॉर्म होता है उसमें लिखना पड़ता है मूवेबल में, मेरे पास कार है, मेरे पास ये सामान है, जो आपके 2 मंथ्स की जो सैलरी से ज़्यादा का सामान होता है उसकी सबकी डिटेल्स में देनी होती है। और इमूवेबल में प्रॉपर्टी वगैरह जितनी भी वो सब देनी होती है। एवरी ग्रुप ए एंड बी गवर्नमेंट सर्वेंट शैल सबमिट an annual property return for a year by 31st January for following year, giving full particulars regarding the immovable property inherited, owned, acquired or held by him in the name of any other person। हर साल की जो आपकी जनवरी से दिसंबर तक की होती है उसको अगले 31 जनवरी तक आपको एक एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न भरना पड़ता है ग्रुप ए और बी को। इस साल में उसने कौन कौन सी प्रॉपर्टी को एक्वायर किया है, इनहेरिट किया है, खरीदा है या डिस्पोज किया है, बेचा है, जो भी है सारी डिटेल्स को उसको अपना एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न भरना पड़ता है ग्रुप ए और ग्रुप बी को पूरे साल के लिए। उसको 1 महीने का टाइम दिया जाता है जनवरी 31 तक का, जिसमें वो पिछले महीने की या पिछले साल की जनवरी से दिसंबर तक की टोटल प्रॉपर्टीज़ की डिटेल दे देता है। इफ़ देयर इज नो चेंज इन एनी ईयर इट इज इनफ टू an entry no change or same as last year is made in the return। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन 16 आया था अंडर रूल 18(1)(2) के अंडर में कि आपको हर साल पूरी डिटेल भरने की जरूरत नहीं है। सपोज आपने कोई प्रॉपर्टी कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं किया प्रॉपर्टी का इस साल, फिर आप फालतू में पूरी डिटेल्स फिल करोगे तो जरूरत नहीं है। आप सिंपल नो चेंज या सेम एज द लास्ट ईयर लिख के भेज दो, दैट इज गुड इनफ। If the officer fails to submit the return by 31st January, vigilance clearance should be denied to them and they should not be considered for impanelment for senior level post in government। अगर कोई जो है फेल हो जाता है रिटर्न भरने से तो फिर उसको विजिलेंस क्लियरेंस नहीं दिया जाएगा। और विजिलेंस क्लियरेंस नहीं दिया जाएगा तो सिंपल सी बात है कि जो इम्पेनलमेंट होता है सीनियर लेवल पे जब तक नहीं होता, जब तक आपको विजिलेंस क्लियरेंस नहीं मिलता, कुल मिला के आपके उस साल के लिए सारे प्रमोशंस हेल्ड अप हो जाएंगे। नॉन फर्निशिंग ऑफ रिटर्न्स इन टाइम और फर्निशिंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन विल बी गुड एंड सफिशिएंट रीजन फॉर टेकिंग डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट द ऑफिसर। यानी नहीं भरा तब तो आपको सिर्फ प्रमोशन देना ही होगा, लेकिन आपने अगर टाइम नहीं भरा, आपको लगता है कि टाइम पे नहीं भरा है, कुछ गड़बड़ है, या फिर फर्निशिंग इन्फॉर्मेशन गलत तरीके से, तो सफिशिएंट रीजन है कि डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग आपके अगेंस्ट में इनिशिएट की जा सकती है अगर आपके खिलाफ लगता है अथॉरिटी को कि कुछ गड़बड़ है। तो क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज करेक्ट अबाउट द ट्रांजैक्शन ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर रूल 18। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट सही है? 1. No government servant shall accept with prior intimation to prescribed authority to acquire or dispose
of any immovable property. 2. Previous sanction of prescribed authority is a must if transaction is with a person having official dealings. 3. If there is no response from the prescribed authority for over 60 days, permission will be assumed. Options are A 1 and 3 only, B 1 only, C 1 and 2 only, and D all of the above. And the right answer is C 1 and 2 only. यानी कि if there is no response from the prescribed authority for over 60 years, permission will be assumed. ये स्टेटमेंट गलत है. एक बार देख लेते हैं. रूल 18 मूवेबल एंड डेवलबल प्रॉपर्टी. ट्रांजेक्शंस ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी. अब इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांजेक्शंस को देख लेते हैं. नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल एक्सेप्ट विद प्रायर इंटीमेशन टू प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी एक्वायर और डिस्पोज ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय लीज, मॉर्गेज, परचेज, सेल, गिफ्ट और अदरवाइज. ठीक है, ना तो एक्वायर करेगा ना डिस्पोज करेगा, लीज, मॉर्गेज, परचेज, सेल, गिफ्ट कुछ भी करेगा ईदर इन हिज नेम और इन द नेम ऑफ अदर्स, अपने नाम में या किसी और के नाम में. If the transaction is with a person having official dealing with him, then the prior sanction of the prescribed authority is required. ठीक है कि अब देखो दो चीज़ें, एक है प्रायर इंटीमेशन, एक है प्रायर सैंक्शन. अगर आप नॉर्मल केस में करते हो तो प्रायर इंटीमेशन दोगे. आप एक इंटीमेशन का फॉर्म होगा कि मैं इस बंदे के साथ ये डील कर रहा हूँ, इतनी प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ, इस प्रॉपर्टी की ये वैल्यू है और ऐसे ऐसे करके मेरा उसमें लिखा रहता है कि डिक्लेरेशन दे रहा हूँ मैं कि मेरा इस इंडिविजुअल के साथ या इस फर्म के साथ कोई ऑफिशियल डीलिंग नहीं है. तब तो आपका इंटीमेशन से काम हो जाएगा. इफ द ट्रांजेक्शन इज विद अ पर्सन हैविंग ऑफिशियल डीलिंग, अगर किसी ऐसे इंसान के साथ करता है जिसके तो ऑफिशियल डीलिंग है, फिर उस केस में उसको प्रायर सैंक्शन लेना पड़ेगा अथॉरिटी से. अगर अथॉरिटी ने सैंक्शन नहीं दिया तो वो उस डील को नहीं कर सकता. दोनों डिफरेंस है. इंटीमेशन का मतलब कि मैं तो ले रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, और परमिशन का मतलब सैंक्शन चाहिए. अगर मना कर दिया सैंक्शन में तो फिर आप उस प्रॉपर्टी को नहीं ले सकते. क्योंकि इंटीमेशन के केस में कोई परमिशन का कोई पॉइंट ही नहीं होता, उसमें सिंपल सी बात आपको मिल ही आपसे बता रहे हो. तो दोनों में डिफरेंस है. ऑफिशियल डीलिंग है तो केस जो है टाइट हो जाता है. इफ देयर इज नो रिस्पॉन्स फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर्म फॉर 30 days, परमिशन विल बी अज्यूम्ड. अगर आपको 30 दिन के अंदर रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो ये माना जाएगा कि आपको परमिशन दे दी गई है, तो परमिशन अज्यूम मानी जाएगी. तो क्योंकि अथॉरिटी आपको प्रॉपर्टी खरीदने से रोक नहीं सकती ना. अगर 30 दिन हो गए तो आप माना जाएगा कि परमिशन है, आप खरीद लो. क्वेश्चन नंबर 16, which of the following point is correct about the transaction of movable property under rule 18. अब movable property के बारे में स्टेटमेंट दिए हैं, चेक करना है. 1. Government servant shall report to the prescribed authority within 1 month from the date of such transaction of any movable property. 2. If the value of such movable property exceed 2 months basic pay of the government servant. 3. Previous sanction of prescribed authority is must if the transaction is with the person having official dealings. Options are A1 and 3 only, B1 only, C1 and 2 only, D all of the above, and the right answer is D all of the अब यानी कि सारे स्टेटमेंट करेक्ट है. एक बार देख लेते हैं. ट्रांजैक्शन ऑन मूवेबल प्रॉपर्टी या मूवेबल ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शंस की बात कर लेते हैं. इमूवेबल का देख लिया, मूवेबल पे आ जाते हैं. गवर्नमेंट सर्वेंट शैल रिपोर्ट अ प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ सच ट्रांजैक्शन. अब यहाँ पर आपको इंटीमेशन प्रायर नहीं है. विद इन 1 month फ्रॉम डेट ऑफ सच ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन हो गया उसके बाद 1 महीने का टाइम है, 1 महीने के अंदर आप जो है अथॉरिटी को रिपोर्ट कर दोगे. ठीक है, अब डिफरेंस समझ में आ गया ना. इमूवेबल प्रॉपर्टी में आप इंटीमेशन देते हो प्रायर, पहले इंटीमेशन देते हो. इंटीमेशन के बाद अगर आपका ऑफिशियल डीलिंग है तो आप इंटीमेशन नहीं देते, प्रायर परमिशन लेते हो. यहाँ पर आप खरीदने के बाद में, ट्रांजैक्शन होने के बाद में आप अथॉरिटी को रिपोर्ट कर रहे हो. इफ़ ही एंटर्स इनटू अ ट्रांजैक्शन इज मूवेबल प्रॉपर्टी ईदर इन हिज ओन नेम और द नेम ऑफ द मेंबर ऑफ हिज फैमिली, यानी अपने या फैमिली मेंबर के नाम में करते हो. इफ़ द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एक्सीड 2 months बेसिक पे ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट. अब किस केस में आप करते हो? अब ऐसा तो है नहीं कि आप घर के लिए एक बल्ब लेकर आए, बल्ब भी तो एसेट है आपके लिए, आप उसके लिए कर रहे हो. या आप टीवी लेकर आए हो छोटा वाला, उसके लिए कर रहे हो. या बच्चों के लिए स्टडी लैंप लेकर आए हो, उसके लिए भी रिपोर्ट कर रहे हो. फिर तो गवर्नमेंट सर्वेंट पूरे टाइम पे रिपोर्ट ही करता रह जाएगा. ऐसा नहीं करना है. कंडीशन क्या है मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में? उसकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू शुड बी मोर देन 2 months बेसिक पे ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट. किसी का अगर बेसिक पे 50,000 रुपये है तो 2 months का बेसिक कितना हुआ? 1 लाख रुपये. यानी उस मूवेबल प्रॉपर्टी को रिपोर्ट करना है जिसकी वैल्यू 1 लाख रुपये से ज़्यादा होगी. उसके केस में कोई दूसरा ऑफिसर है जिसका 75,000 रुपीज़ है, उसके लिए वो लिमिट 1.5 लाख हो जाएगी. यानी कि ये लिमिट आपकी पोजीशन ऑफ पे के अकॉर्डिंग वेरी करती है. प्रीवियस सैंक्शन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी इज अ मस्ट इफ द ट्रांजैक्शन इज विद अ पर्सन हैविंग ऑफिशियल डीलिंग. If there is no response from the government for over 30 days, permission will be assumed. अब अगर आप ऑफिशियल डीलिंग कर रहे हो तो मूवेबल या इमूवेबल दोनों के लिए एक ही कंडीशन है, आपको प्रीवियस सैंक्शन लेना पड़ेगा. यानी कि
हमने कहा समझ लेना है कि अगर आप ऑफिशियल डीलिंग वाले केस में तो प्रीवियस सैंक्शन चाहिए ही चाहिए। इफ़ देयर इज नो रिस्पॉन्स फ्रॉम द गवर्नमेंट ओवर 30 डेज परमिशन विल बी एज्यूम्ड। अगर 30 दिन के अंदर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो माना जाएगा परमिशन आपको मिल गई, गो अहेड। क्वेश्चन नंबर 17, मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है? ए ज्वेलरी, बी इंश्योरेंस पॉलिसीज, सी शेयर्स डिवेंचर एंड लोन्स एडवांस, डी मोटर कार्स, मोटरसाइकिल, टेलीविजन एटसेट्रा, ई ऑल ऑफ द अबव, एंड द राइट आंसर इज ई ऑल ऑफ द अबव, यानी सारे के सारे मूवेबल प्रॉपर्टीज में आते हैं। क्वेश्चन 18, ट्रांजैक्शन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। ट्रांजैक्शन की बात करते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी की, क्या क्या आता है? 1 ज्वेलरी, 2 इंश्योरेंस पॉलिसीज द एनुअल प्रीमियम ऑफ विच एक्सीड 2 months बेसिक पे ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट, यानी कि इंश्योरेंस पॉलिसी ऐसी जिसका जो एनुअल प्रीमियम है आपके 2 months के बेसिक पे से ज़्यादा आता है। आपने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ली है जिसका आपका एनुअल प्रीमियम 1,20,000 रुपये आता है, आपका बेसिक पे कितना है? 50,000 रुपये, यानी कि 2 months का बेसिक कितना हुआ? 1,00,000 रुपये। तो इस इंश्योरेंस पॉलिसी को आपको मूवेबल प्रॉपर्टी का पार्ट माना जाएगा। अगर 1,00,000 से कम का उसका एनुअल प्रीमियम होता है तो नहीं माना जाएगा। शेयर्स एंड डिवेंचर्स जो आपके पास है वो मूवेबल प्रॉपर्टी का पार्ट है। लोन्स एडवांस और टेक इन बाय सच एम्प्लॉय, ठीक है, लोन्स एडवांस जो ले रखा है वो। मोटर कार, मोटरसाइकिल, हॉर्सेस एंड अदर मीन्स ऑफ कन्वेंस, यानी मूवमेंट के लिए, कन्वेंस के लिए आप जो भी यूज़ करते हो, मोटरसाइकिल या कुछ भी है, वो सब आपका मूवेबल प्रॉपर्टी का पार्ट है। उसमें 2 months की कंडीशन वाली बात नहीं है। टेलीविजन सेट, रेडियो एंड रेफ्रिजरेटर सारे आपके मूवेबल प्रॉपर्टी का पार्ट होते हैं। टोटल ट्रांजेक्शन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी ड्यूरिंग ए कैलेंडर ईयर एक्सीड ₹50,000 for group A and B employees and ₹25,000 for group C employees। अगर आप 50,000 से ज़्यादा के ट्रांजैक्शन इन मूवेबल प्रॉपर्टीज़ में करते हो तो आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शन की कैपेसिटी में आएंगे। या शेयर्स हैं, आप फ्रिक्वेंट खरीदते बेचते हो, ज्वेलरी आप खरीद लेते हो, आपने पहले छोटी बनवाई फिर छोटी बेच के बड़ी ले ली, अगर ऐसा करते हो, आप ग्रुप ए ऑफिसर हो तो आप 50,000 तक का अगर आप करते हो तब तो कोई बात नहीं। अगर इसे ज़्यादा का करते हो तो आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी की कंडीशन में काउंट होगा। और अगर ग्रुप सी एम्प्लॉय है तो 25,000। इंटीमेशन इज टू बी सेंड टू द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, ठीक है, इंटीमेशन प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी को भेजना चाहिए। HOD फॉर ग्रुप ए एंड बी कंडीशन और हेड ऑफ ऑफिस फॉर ग्रुप सी ऑफिस। ग्रुप सी के लिए आपका हेड ऑफ ऑफिस होता है और ग्रुप ए एंड बी के लिए HOD होता है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है। उस अथॉरिटी को आपको इंटीमेशन देना है अगर आप ट्रांजेक्शन करते हो इस लिमिट से ज़्यादा तो। क्वेश्चन नंबर 18, द गवर्नमेंट में एग्जेम्प्ट एनी गवर्नमेंट सर्वेंट बिलोंगिंग टू ग्रुप सी एंड डी फ्रॉम any previous provision of this rule except sub rule 4 with the concurrence of Department of Personnel। Options are A true, B false, and the right answer is A true। एक बार देख लेते हैं सब रूल 4 क्या पहले जो क्वेश्चन में था। द गवर्नमेंट रिजर्व द राइट टू रिक्वायर अ गवर्नमेंट सर्वेंट टू फर्निश अ कंप्लीट स्टेटमेंट ऑफ सच मूवेबल और रिमूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड और एक्वायर्ड बाय हिम इन हिज नेम और इन द नेम ऑफ मेंबर्स ऑफ फैमिली इंडिकेटिंग सोर्स ऑफ इनकम। गवर्नमेंट के पास राइट है कि गवर्नमेंट सर्वेंट से बोल सकती है कि फर्निश कंप्लीट स्टेटमेंट देना है मूवेबल प्रॉपर्टी या रिमूवेबल प्रॉपर्टी का एक्विजिशन का जो उसने अपने या फैमिली मेंबर के नाम पर दी हुई है। तो ये होता है सब रूल 4। मूवेबल प्रॉपर्टी केस में क्या हुआ था? गवर्नमेंट सर्वेंट में एग्जाम्प्ट गवर्नमेंट सर्वेंट बिलोंगिंग टू ग्रुप सी एंड डी, ग्रुप सी और ग्रुप डी के एम्प्लॉय को एग्जाम्प्ट कर सकती है फ्रॉम एनी प्रोविजन ऑफ दिस रूल एक्सेप्ट रूल सब रूल 4, यानी कि जो प्रॉपर्टी इमूवेबल मूवेबल प्रॉपर्टी की जो डिटेल्स देनी होती है उस डिटेल से उस एम्प्लॉय को एग्जाम्प्ट कर सकती है विद द कंकरेंस ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल। अब यहाँ पर जब वो उसको एग्जाम्प्ट करेगी तो DOPT की यानी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग की उसको कंकरेंस चाहिए होगी, तो उसको उसके बाद उस एम्प्लॉय को एग्जेम्प्ट कर सकती है सब रूल 4 से। ट्रांजैक्शन बाय द फैमिली मेंबर्स ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट out of their own funds including Shridhanam, gift, inheritance, etc. in their own names need not to be reported by the government। Such transaction do not attract conduct rules। यानी किसी फैमिली मेंबर को श्रीधनम मिला हुआ है यानी जो क्रिश्चियंस में चलता है, या गिफ्ट मिला है, इनहेरिटेंस है, या कोई भी क्या बोलते हैं ट्रांजैक्शन करते हैं अपने फंड से अपने नाम में, गवर्नमेंट सर्वेंट का कोई इन्वॉल्व नहीं है, तो वो आपका इस रूल के दायरे में नहीं आता। कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस के केस में देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस अमाउंट्स टू एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब फॉर विच इंटीमेशन सैंक्शन इज रिक्वायर्ड। अगर आप अपनी ज़मीन पर अपना घर बनवाते हो तब भी आपको इंटीमेशन देना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि मैं एसेट थोड़ी ना एक्वायर कर रहा हूँ, मैं तो अपनी ज़मीन पर घर बनवा रहा हूँ। अगर आप अपनी ज़मीन पर घर भी बनवा रहे हो तो भी आपको इंटीमेशन देना पड़ेगा।
आपको बताना पड़ेगा कि आप की ज़मीन की इतनी वैल्यू है जो आपने ली हुई है, आपके पास पड़ी हुई है, इस ज़मीन पे आप घर बनवा रहे हो, इसकी कॉस्टिंग इतनी आएगी और इसका आप फंड, सोर्स ऑफ फंड इतना है। तो आपको ये सब डिटेल देनी पड़ेगी कंस्ट्रक्शन के केस में भी। दिस इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ सेक्शन ऑफ हाउस बिल्डिंग एडवांस। हाउस बिल्डिंग एडवांस का आप सेंक्शन लेते हो, उसके अलावा है ये, वो अलग है, ये अलग चलेगा। Same in the case where the expenditure incurred on repairs or minor construction work in respect of house is estimated to ₹10,000। अगर आपके घर में आप काम करवाते हो कुछ भी और जिसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट 10,000 रुपये से ज़्यादा की है, तब भी आपको इंटीमेशन देना पड़ेगा। पार्टिसिपेशन बाय गवर्नमेंट सर्वेंट इन ऑक्शंस ऑफ प्रॉपर्टी ओन्ड और कॉन्फिस्केटेड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि गवर्नमेंट ने कॉन्फिस्केट कर ली है, यानी कि किसी भी एम्प्लॉय, किसी भी इंसान की प्रॉपर्टी थी, मान लो वो एनएमई प्रॉपर्टी एक्ट में आता है, किसी में भी आता है, जो गवर्नमेंट ने कॉन्फिस्केट की, गवर्नमेंट उसकी ऑक्शन कर रही है, तो गवर्नमेंट सर्वेंट का राइट होता है इसमें। गवर्नमेंट सर्वेंट्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन बिडिंग वेयर ऑक्शंस आर अरेंज्ड बाय देयर ओन मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स। अब मेरी मिनिस्ट्री, मैं किसी सपोज मिनिस्ट्री में काम करता हूँ, मेरी मिनिस्ट्री ने कोई प्रॉपर्टी एक्वायर की और उसको बिडिंग कर रहा है, तो मैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा ना। मुझे पता है इसकी कितनी लोएस्ट बिड कितनी आ रही है, जो लोएस्ट बिड होगी मैं उससे ₹1 कम करके अपनी बिड लगा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, अपनी पोजीशन का मिसयूज कर सकता हूँ। इसलिए उस मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ को उस बिड में पार्टिसिपेट करने का राइट नहीं होता जिसमें कि आप खुद एम्प्लॉयड हो और वो ऑक्शन कर रही है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज करेक्ट अबाउट द ट्रांजेक्शन ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया अंडर रूल 18A। अब 18 हमारा था, हमने देख लिया था कि 18 क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न वाला बात जो हमने बात की थी, और यहाँ पे आउटसाइड वाली बात हो रही है इसमें। ठीक है, नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल एक्सेप्ट विद प्रायर सैंक्शन ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी एक्वायर by purchase or mortgage any immovable property outside India. 2. No government servant except with the prior sanction enters into any transaction with any foreigner or foreign government for acquisition disposal of any immovable property. 3. Permission will be assumed if no reply received within 90 days. Options are A 1 and 3 only, B 1 only, C 1 and 2 only, D all of the above, and the right answer is C 1 and 2 only। यानी permission will be assumed if no reply received within 90 days is a wrong statement। एक बार देख लेते हैं। रूल 18A, ट्रांजेक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया एंड विद फॉरनर्स। अब देखो 18 में हमने कहा था कि प्रॉपर्टी आप एक्वायर कर सकते हो 18 की उम्र में। ए का मतलब अब्रॉड है यहाँ पे, यानी आप अब्रॉड यानी फॉरनर्स के साथ भी डील कर सकते हो 18A में। तो इसको याद करने की ट्रिक है, आप याद कि फॉरनर्स के साथ, ए से अब्रॉड आ गया। अब प्रोविजंस देख लेते हैं। नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल एक्सेप्ट प्रायर सैंक्शन ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी एक्वायर बाय परचेज और मॉर्गेज और लीज और गिफ्ट और अदरवाइज ईदर इन हिज नेम और नेम ऑफ द फैमिली मेंबर्स एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया विदाउट गवर्नमेंट की परमिशन के, प्रायर सैंक्शन के, वो परचेज नहीं कर सकता, मॉर्गेज लीज कुछ भी नहीं कर सकता प्रॉपर्टी को अपने नाम पर, अपने फैमिली मेंबर के नाम पर इंडिया से बाहर। दिस अप्लाई टू डिस्पोजल ऑफ वंस प्रॉपर्टी आउटसाइड द कंट्री। अगर प्रॉपर्टी को सेल भी करना चाहता है तब भी उसको प्रायर परमिशन चाहिए होगी, यानी कि प्रॉपर्टी क्या खरीदे या बेचे, दोनों ही केसेस में उसको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। यहाँ पे इंटीमेशन की बात नहीं हो रही, प्रायर सैंक्शन की बात हो रही है आउटसाइड द इंडिया। नो गवर्नमेंट सर्वेंट एक्सेप्ट विद द prior sanction enters into any transaction with any foreigner or foreign government or organization for acquisition disposal of any immovable property. Permission will be assumed if no reply received within 60 days। ठीक है, विदाउट प्रायर सैंक्शन के वो किसी भी फॉरेनर या फॉरेन गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक्विजिशन और डिस्पोजल नहीं कर सकता इमूवेबल प्रॉपर्टी का, और परमिशन एज्यूम की जाएगी अगर 60 डेज के अंदर नहीं दी जा सकती। इंडिया में जब प्रॉपर्टी होती है तो हमने कितना दिन रखा, 30 दिन। अगर फॉरेन का है तो कितना दिन मिलेगा, 60 डेज, नॉट 90 डेज जो ऑप्शन में था। तो 60 डेज के अंदर अगर नहीं मिलती है तो एज्यूम किया जाएगा कि आपको परमिशन मिल गई है, यू मे गो अहेड। Question number 20, which of the following point is correct about rule 19, vindication of acts and characters। यानी कि vindication of acts and characters वाले rules 19 जो किस किस के लिए अप्लाई होता है। 1. Government servant are not prohibited from vindicating their private character or any act done in private capacity। 2. Government servants not required to provide any report to the prescribed authority regarding such actions। 3. Government servants are not entitled to any financial assistance from the government for such actions। Options are A 1 and 3 only, B 1 only,
C 1 and 2 only, D all of the above, and the right answer is A 1 and 3 only. यानी पॉइंट नंबर 2 जो है कि GS are not required to provide any report to the prescribed authority regarding such action is a wrong statement. उन्हें इन्फॉर्मेशन देनी होती है. एक बार देख लेते हैं. रूल 19 विंडिकेशन ऑफ एक्ट. ठीक है, होता क्या है ये? गवर्नमेंट सर्वेंट्स आर नॉट प्रोहिबिटेड फ्रॉम विंडिकेटिंग देयर प्राइवेट कैरेक्टर और एनी एक्ट डन इन प्राइवेट कैपेसिटी. अब गवर्नमेंट सर्वेंट जो है रूल से बंधा हुआ है गवर्नमेंट के, इसका मतलब ये नहीं अपने प्राइवेट कैरेक्टर को वो अपनी जो इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है उसको असर्ट ही नहीं करेगा. वो विंडिकेट कर सकता है अपनी प्राइवेट कैरेक्टर को. सपोज मैं एक फादर हूँ या एक सन हूँ या हस्बैंड हूँ, वो भी तो उसकी ड्यूटीज़ होती हैं. तो अपने प्राइवेट कैरेक्टर को विंडिकेट कर सकता है प्राइवेट कैपेसिटी, प्रोवाइडेड ही मेक्स अ रिपोर्ट टू द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी रिगार्डिंग सच एक्शन. अगर वो कोई ऐसा एक्शन करता है जो कि सब्सटेंशियल है और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसको एक्शन को रिपोर्ट करना पड़ेगा. इन सच केसेस दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू एनी फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम गवर्नमेंट. उस केस में वो फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए एंटाइटल नहीं होते. कौन कौन सा होता भी देखेंगे. अब इसकी ट्रिक को देख लेते हैं. 18 साल की उम्र में प्रॉपर्टी मिल गई, पर 19 की उम्र में अच्छा आचरण रहना चाहिए, वरना बुरी आदतें लग सकती हैं. अब सबको पता है कि प्रॉपर्टी जब मिलती है, पैसा मिलता है, तो आदमी की आदतें खराब हो जाती हैं. तो हमें जब 18 साल की उम्र में प्रॉपर्टी मिल गई थी पिछले क्वेश्चन में, तो हो सकता है कि उसकी जो है कंडक्ट खराब हो जाए. तो उसको अपना कंडक्ट जो है, प्राइवेट कैरेक्टर जो है उसको ठीक रखना है, वरना बुरी आदतें लग जाएंगी. यानी कि पुराना आपका कैरेक्टर को ठीक रखना है, कंट्रोल करके रखना. कहते हैं ना पैसा मिलने पे इंसान का कैरेक्टर खराब हो जाता है, तो कैरेक्टर को उसको ठीक रखना है. तो ये 19 का हो गया. 16-17 का हमने देखा था, दोनों एक साथ बने थे. 15-15 एक साथ थे. 16-17 का और 18-19 का हमारा ये हो जाएगा, यानी कंडक्ट को ठीक रखना है. अब क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज करेक्ट अबाउट द फाइनेंशियल असिस्टेंट टू बी गिवन टू गवर्नमेंट सर्वेंट इन द कंडक्ट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट हिम. लीगल प्रोसीडिंग अगर इंस्टीट्यूट होती हैं तो कौन सा स्टेटमेंट सही है रिगार्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंट बाय गवर्नमेंट? 1. Where cases are filed by government against the government servant, no assistant is admissible. 2. Where cases are filed by private parties against the government servant, government may arrange for conduct of proceedings. 3. Where cases are filed by government servant on his being required to vindicate his official conduct, interest-free advance will be sanctioned to him for the purpose. 4. In a case suit where both the government servant and government are implicated, the government will arrange for its employees defense. Options are A1 and 3 only, V1 only, V1 and 2 only, D all of the above, and the right answer is D all of the above. एक बार देख लेते हैं. Rule 19 vindication of acts of characters. Government servant may however be given financial assistance in conduct of legal proceeding instituted against him or by him regarding matters connected with his official position or duties to the following extent. प्राइवेट एक्ट उसका प्राइवेट हमने देखा था कि उसका पर्सनल मैटर है, बट अगर उसका कोई कनेक्शन उसका होता है ऑफिशियल पोजीशन के साथ, तो गवर्नमेंट सर्वेंट जो है, जो लीगल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट हुई हैं उसके अगेंस्ट में, या वो खुद कर रहा है लीगल प्रोसीडिंग, उसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस कैसे कैसे देती है वो देख लेते हैं. वेयर केसेस आर फाइल्ड बाय द गवर्नमेंट अगेंस्ट द गवर्नमेंट सर्वेंट. अब गवर्नमेंट ने केस फाइल किया गवर्नमेंट सर्वेंट का, उसको कुछ ऐसा उसने कुछ काम किया जो कि गलत था, तो गवर्नमेंट ने उसके केस में केस फाइल कर दिया. नो असिस्टेंस इज एडमिसिबल. कोई असिस्टेंस नहीं दिया जाएगा. और दिया भी क्यों जाएगा? गवर्नमेंट ही तो केस फाइल करे और गवर्नमेंट ही उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस दे, तो कोई इलॉजिकल बात होगी ना, तो नहीं दिया जाएगा. इन केसेस सच अ केस कंक्लूडेड इन एम्प्लॉयज फेवर. अगर ऐसा केस एम्प्लॉय के फेवर में कंक्लूड होता है, रिम्बर्समेंट ऑफ द होल और पार्ट ऑफ द एक्सपेंसेस में बी कंसीडर्ड बाय द गवर्नमेंट इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट ही वाज सब्जेक्टेड टू द स्ट्रेन टू द प्रोसीडिंग प्रॉपर ज्यूरिडिक्शन विदाउट प्रॉपर ज्यूरिडिक्शन. यानी कि जब गवर्नमेंट ने केस फाइल कर दिया तो उस केस में उसको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अब एम्प्लॉय के फेवर में आ गया, एम्प्लॉय ने केस जीत लिया, एम्प्लॉय की जीत हुई, यानी गवर्नमेंट ने जो केस फाइल किया था वो गलत था, तो गवर्नमेंट को लगेगा भाई गलत हुआ है, इसके साथ गलत केस किया था, तो गवर्नमेंट अब उसके रिम्बर्समेंट के लिए जो उसका खर्चा हुआ है होल और पार्ट कितने % को देना है उसके लिए कंसीडर करेगी. अगर गवर्नमेंट सेटिस्फाई है कि एम्प्लॉय ने डिसीजन लिया था वो उसने स्ट्रेन में लिया था जिसकी वजह से जो भी हुआ है, और विदाउट प्रॉपर जस्टिफिकेशन प्रोसीडिंग जो की गई थी वो जस्टिफिकेशन नहीं हुआ था, गलत तरीके से प्रोसीडिंग इनिशिएट की गई थी, और जो है जो डिसीजन लिया था वो स्ट्रेन में लिया गया था, तो गवर्नमेंट जो है उसके रिम्बर्समेंट पर विचार कर सकती है. वेयर केसेस आर फाइल्ड बाय प्राइवेट पार्टीज अगेंस्ट गवर्नमेंट सर्वेंट. अगर किसी प्राइवेट पार्टी ने जो है केस फाइल कर दिया गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर, गवर्नमेंट इटसेल्फ में अरेंज फॉर द कंडक्ट ऑफ द प्रोसीडिंग्स इफ इट इज कंसीडर्ड इन पब्लिक इंटरेस्ट. गवर्नमेंट को लगता है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में है, तो गवर्नमेंट जो है उसको पूरे केस को अपने ऊपर लेगी.
वो अरेंज करेगी कंडक्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स के लिए। अदरवाइज रीइंबर्समेंट ऑफ रीजनेबल कॉस्ट इज पॉसिबल। अगर ऐसा नहीं कर पाती है तो फिर उसको जो है रीइंबर्समेंट तो मिल ही जाएगा। एंड इंटरेस्ट फ्री एडवांस इक्वल टू द सब्सटेंटिव पे फॉर 3 months एंड एडवांस फ्रॉम जीपीएफ आर हाउएवर एडमिसिबल फॉर द पर्पज ऑफ हिज डिफेंस। लेकिन रीइंबर्समेंट तो बाद में मिलेगा ना, प्रोसीडिंग्स के टाइम पर क्या मिलेगा उसको, तो प्रोसीडिंग के टाइम पर 3 months एडवांस मिल जाएगा और जीपीएफ एडवांस भी वो निकाल सकता है अपने डिफेंस के लिए। यानी कि अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट सर्वेंट के अगेंस्ट में कोई प्राइवेट पार्टी करती है तो एक तरह से गवर्नमेंट पे कर रही है, तो गवर्नमेंट की ड्यूटी बन जाती है कि वो उस प्रोसीडिंग को अरेंज करे। अगर गवर्नमेंट किसी रीजन से नहीं करती है तो एम्प्लॉइज़ को बाद में रीइंबर्समेंट कर देगी, लेकिन रीइंबर्समेंट तो बाद में होगा। पहले पैसे कहाँ से आएंगे, तो पहले पैसे के लिए उसे 3 months का एडवांस दे दिया जाएगा और साथ में जीपीएफ विड्रॉल भी उसको परमिट कर दिया जाएगा, जिससे केस को लड़ लेगा और जब फाइनल हो जाएगा तो उसके बाद उसका रीइंबर्समेंट तो हो ही जाएगा। वेयर केसेस आर फाइल्ड बाय गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन हिज बीइंग रिक्वायर्ड टू विंडिकेट हिज ऑफिशियल एक्ट। ठीक है, केस फाइल किया गया है गवर्नमेंट सर्वेंट ने ऑन हिज बीइंग रिक्वायर्ड टू विंडिकेट, उसे अपना ऑफिशियल एक्ट को विंडिकेट करने के लिए खुद ही गवर्नमेंट सर्वेंट कर रहा है, तो क्या होगा, उसको इंटरेस्ट फ्री एडवांस विल बी सैंक्शन टू हिम फॉर द पर्पज, उसे इंटरेस्ट फ्री एडवांस दिया जाएगा। रीइंबर्समेंट ऑफ रीजनेबल कॉस्ट विल ऑल्सो बी कंसीडर्ड बाय द गवर्नमेंट। रीजनेबल कॉस्ट पर उसको रीइंबर्समेंट भी दिया जाएगा। यानी गवर्नमेंट खुद उसको कह रहा है कि मेरा ऑफिशियल एक्ट जो है वो सही था, अब खुद को असर्ट कर रहा है, तो उस केस में गवर्नमेंट जो है उसको इंटरेस्ट फ्री एडवांस भी देगी और रीजनेबल कॉस्ट पर उसको कंसीडर भी करेगी, रीइंबर्समेंट को भी। Where a government servant files a case to vindicate his official conduct requiring prior sanction of the government. गवर्नमेंट सर्वेंट केस फाइल करता है विंडिकेट इज ऑफिशियल एक्ट रिक्वायरिंग प्रायर सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। प्रायर सैंक्शन गवर्नमेंट का रिक्वायर्ड है, उस केस में क्या होगा, इंटरेस्ट फ्री एडवांस विल बी सैंक्शन टू हिम बट द एक्सपेंडिचर इनकर्ड विल नॉट बी रीइंबर्स टू हिम। ठीक है, इंटरेस्ट फ्री एडवांस उसको दे दिया जाएगा, ठीक है, बट द एक्सपेंडिचर इनकर्ड विल नॉट बी रिम्बर्स टू हिम, एक्सपेंडिचर उसको रिम्बर्स नहीं होगा। व्हेन परमिशन इज sought and it is not given within 3 months, the government servant will be free to assume that the permission has been given। अगर उसने परमिशन मांगी है केस को फाइल करने के लिए, ठीक है, वो खुद ही केस फाइल करने के लिए और परमिशन नहीं दी है 3 months के अंदर, ठीक है, इट इज़ नॉट गिवन इन 3 months, द गवर्नमेंट सर्वेंट विल बी फ्री टू अज्यूम दैट द परमिशन हैज़ बीन ग्रांटेड, कि परमिशन उसको ग्रांट की गई है, ये वो अज्यूम कर सकता है। तो ये हुआ विंडिकेशन ऑफ एक्ट वाला। इन अ सिविल सूट वेयर बोथ द गवर्नमेंट सर्वेंट एंड गवर्नमेंट आर इम्प्लीटेड। अब कोई सिविल सूट है जिसमें कि गवर्नमेंट सर्वेंट और गवर्नमेंट दोनों ही इम्प्लीटेड है, दोनों ही पार्टी हैं। इफ द डिफेंस इज सब्सटेंशियली द सेम फॉर बोथ, द गवर्नमेंट विल अरेंज फॉर इट्स एम्प्लॉयज डिफेंस ऑल्सो। दोनों का डिफेंस सेम है, एम्प्लॉय गवर्नमेंट दोनों ही पार्टी हैं उसमें, तो गवर्नमेंट ही अरेंज करेगी। वेयर देयर इज ए कंप्लेंट अगेंस्ट द सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट, अगर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी अगेंस्ट पे कंप्लेंट है, अ ग्रुप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटरी विल टेक अ व्यू ऑफ द कंप्लेंट। ठीक है, कैबिनेट सेक्रेटरी जो है उसकी चेयरमैनशिप में एक ग्रुप जो है उसको कॉग्निजेंस लेगा उसका। इफ देयर इज सब्सटेंस, the group will decide the nature of investigation and recommend to the disciplinary authority for action deemed fit। और सब्सटेंस है इसमें, तो ग्रुप जो है डिसाइड करेगा नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन और रिकमेंड डिसिप्लिनरी अथॉरिटी फॉर एक्शन डीम फिट, जो भी है, मतलब उसमें जो भी एक्शन लिया जाएगा उस केस में कैबिनेट सेक्रेटरी जो है, एक टीम बनेगी जिसका चेयरमैन कैबिनेट सेक्रेटरी होंगे और वो डिसाइड करेगा एक कंप्लेंट के बारे में और इसमें क्या सब्सटेंस है और क्या इन्वेस्टिगेशन चलनी चाहिए और क्या डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए, ये सब कैबिनेट सेक्रेटरी, मतलब इन शॉर्ट सेक्रेटरी इन्वॉल्व है तो सीधा कैबिनेट सेक्रेटरी का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है कि मिनिस्टर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। क्वेश्चन में कंफ्यूज किया जा सकता है आपको कि मिनिस्टर विल बी इन्वॉल्व, मिनिस्टर इन्वॉल्व नहीं होगा। तो फ्रेंड, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपके पास कोई और सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ शेयर करें, जिससे हम अपने वीडियो को और अच्छा कर सकें और बेस्ट ऑफ द वीडियोस प्रोवाइड करा सकें। थैंक्स फॉर पेशेंस लिसनिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।